हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई 2026 बैच में। आज हम करेंगे बेटा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 19। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने अपना क्वेश्चंस कर रहे थे जेई एडवांस के। मैंने कहा था कि कुछ मैं क्वेश्चंस आपको छोड़ देता हूं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज इस लेक्चर का जो हमारे पास टारगेट है दैट इज पीवाईक्यू क्वेश्चन एंड डिस्कशन, उसमें ले लेंगे पावर ऑफ द लेंस एंड मिरर, सिल्वरिंग ऑफ द लेंस। ये प्योरली आपको अपने कंपटीशन के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। ओनली फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस, ये आपका कंपटीशन के लिए है। एंड वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये प्रॉपरली आपका जेई एडवांस के लिए ही है, ठीक है। ये प्रॉपर आपका जेई एडवांस के लिए ही है। तो देखा जाए तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, और पावर ऑफ लेंस एंड मिरर कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये आपके लिए बोर्ड्स के लिए भी है और आपके लिए जेई के लिए भी है, ठीक है। तो वैसे इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि पावर बेसिकली हमारे पास है क्या, उससे हम लोग फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन था बेटा हमारे पास, जो मैंने आपको होमवर्क डिस्कशन में है। टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 एंड म्यू3 हैव सॉलिड लेंस शेप्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। मतलब हमारे पास एक मैच द कॉलम में इसके ऑप्शन नहीं दिए उन्होंने, लेकिन लेंस का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 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 और म्यू2 हमारे पास हमेशा म्यू2 है। हमारे पास इस साइड हमेशा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सो दैट आपको शायद दिखे ना, ठीक है। अरे ये हमारे पास व्हाइट, ठीक है। म्यू1 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 इस टाइप से, मतलब राइट हैंड साइड हमेशा म्यू1 है। फिर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू2 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 एंड म्यू2 लाइक दिस, ये है हमारे पास। और हमारे लिए यहां पर है बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे म्यू3 आई थिंक यहां पर भी म्यू3 होगा, म्यू3 है एंड म्यू3 है। यहाँ पे म्यू1 दे रखा है, तो आई थिंक हमारे लिए शायद म्यू3 ही होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग म्यू3 कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास। तो अब हमें करना क्या है बेटा, अ रे ट्रांसवर्सिंग दिस मीडियम इज आल्सो शोन इन द फिगर। हम लोगों ने रे दिखा रखी है। इन कॉलम 1 डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन म्यू2 एंड म्यू3, मतलब इन तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन दे रखा है, आर गिवन। मैच देम टू द रे डायग्राम शोन इन द कॉलम 2। ये रे डायग्राम हमारे पास चल रहा है, इसमें क्या रिलेशन होगा म्यू1 म्यू2 म्यू3 के बीच में, वो हमें देखना है। जैसे म्यू1 और म्यू2 में दे रखा है म्यू2 इज ग्रेटर देन 1, यहां है 2, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। फिर ये देखा है म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। फिर म्यू3 इज इक्वल टू म्यू2 एंड म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू3। ये हमारे पास रिलेशन दे रखे हैं। अब हमें रे डायग्राम्स दे रखे हैं, तो वहां से हमें एनालाइज करना है। तो अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इसमें कैसे करना है। तो रे डायग्राम आपका सिंपल सी चीज है, ये ऐसे दे रखा है रे डायग्राम। अगर आपको दिखना रहा हो तो ये हमारे पास ऐसे गया, फिर हमारे पास ऐसे गया, ठीक है। रे ऐसी है और फिर ये सीधे हमारे पास ऐसे गया, रे ऐसी है फिर ऐसी है फिर ऐसी है, रे ऐसी है और फिर ये सीधे गया, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास सबसे फंडामेंटल जो कंसेप्ट है दैट इज अवर, कि अगर लाइट हमारे पास, कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करें कि लाइट अगर हमारे पास रेयर टू डेंसर जाती है, रेयर टू डेंसर जाती है, तो शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स हमारे पास नॉर्मल होगा। और अगर हम लोग बात करें डेंसर टू रेयर जाती है तो शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल, शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। अगर हमारे पास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर व्हाट हैपेंस इफ म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2, या दोनों साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन हमारे पास अगर म्यू हमारे पास सेम हुआ, ये हमें पता है। तो भाई देखो, कोई भी सरफेस पर जहां पर भी रिफ्रैक्शन हमारे पास होगा तो हमें नॉर्मल बनाना भी पड़ेगा। तो यहां पर एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर मैं सरफेस का अगर आप बात करें, ठीक है, मैं अगर नॉर्मल बनाने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं यहां आएगा, इस वाले सरफेस का नॉर्मल इधर आएगा, और प्लेन सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, इस वाले सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, इस वाले सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, प्लेन सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, इस वाले सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, और हमारे पास इस वाले का यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास इसी प्रकार से आएगा, है ना। अगर हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास इसी प्रकार से आएगा। तो हम लोगों ने नॉर्मल बना लिया जिससे हमें ये पता लगे कि बेंडिंग किस साइड हो रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले वाले रिलेशन की बात करें तो देखना, रे को जाना इधर चाहिए था। अगर मैं पहले वाले पॉइंट पर रिफ्रैक्शन की बात करूं, जाना इधर चाहिए था शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये हमारे पास डेंसर होगा, म्यू2 शुड बी ग्रेटर देन म्यू1 होना चाहिए,
पहली चीज। और दूसरी बात, यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, लाइट हमारे पास सीधे जा रही है, तो μ2 इक्वल टू μ3 हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें से आप ऑप्शंस अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन बेसिकली इन वाले के लिए आ गया। तो ऑप्शन इन्होंने टाइप नहीं करे, लेकिन अगर आप अपने पीवाईक्यूज खोलेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो इसमें जैसे μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो ए ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। एंड μ2 इज इक्वल टू μ3, हमारे पास सी ऑप्शन भी इसके लिए हो जाएगा। तो ऐसे आप सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारे पास पी वाला आपको ए और सी दोनों ऑप्शन में दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें कैसे बात करें सर, रे इधर जानी चाहिए, नॉर्मल हमारे पास कर्व्ड सरफेस का सेंटर यहां कहीं होगा, नॉर्मल ये, तो शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो डेंसर टू रेरर जा रहा होगा, तो ये μ2 हमारे पास कम होना चाहिए एज कंपेयर टू μ1। याद करिए, जो डेंसर मीडियम होता है उसका म्यू ज्यादा होता है बेटा, राइट, और रेरर मीडियम का हमारे पास म्यू क्या होता है, कम होता है बेटा, राइट। तो अगर हम देखें तो लाइट जानी इधर चाहिए थी, लेकिन शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो डेंसर टू रेरर जा रही होगी, तो μ2 कम होगा μ1 से। और फिर लाइट यहां पर अब जानी इधर चाहिए थी, लेकिन और अवे शिफ्ट हो गई है, तो ये और रेरर होगा, तो μ3 इज लेस देन μ2 होगा। तो यहां से आप इन दोनों को देख सकते हैं सेकंड वाले के लिए। अगर हम लोग इसकी बात करें तो नॉर्मल है, तो ये रेरर से डेंसर साइड जा रहा होगा, तभी शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल है, नहीं तो रे को इधर चले जाना चाहिए था, तो ये शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये डेंसर होगा, तो μ2 शुड बी ग्रेटर देन μ1 होगा। और यहां पे सीधे चला गया है, तो μ3 इज इक्वल टू हमारे पास μ2 होगा। ये इस वाले के लिए रिलेशन आ गया, खत्म। सर इसकी कैसे बात करेंगे, मैंने कहा जरा देखना, ये नॉर्मल है, अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है, अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो डेंसर टू रेरर जा रहा होगा, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 होगा इसके लिए, राइट। ये डेंसर है, ये रेरर है, फिर नॉर्मल, ये प्लेन सरफेस का नॉर्मल इधर है, जानी लाइट इधर चाहिए थी, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई है, तो ये और रेरर होगा, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ3 हमारे पास ये इस वाले के लिए भी रिलेशन होना चाहिए, खत्म। लास्ट अगर हम लोग देखें तो सर लाइट हमारे पे इधर जा रही है, नॉर्मल इससे अवे हो जा रही है, तो ये रेरर होगा, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, और यहां पर लाइट सीधी चली जा रही है, तो μ2 इज इक्वल टू हमारे पास μ3 है। तो ये हमारे पास सारे रिलेशंस आ गए हैं हर ऑप्शन का। अब आप यहां पर आराम से इनको मैच करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2022 का, लिस्ट 1 कंटेन 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses 1 and 2 whose focal length in centimeter are indicated in figures, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। तो अब आपको यहां पर क्या दे रखा है, फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में ही दे रखा है, ये सारे सेंटीमीटर्स में ही है, ठीक है हमारे लिए। अब क्या दिया है, इन ऑल केसेस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस ऑन द लेफ्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 lenses इज 5 सेंटीमीटर। हमारे पास हर केस में 5 सेंटीमीटर का इनके बीच का गैप है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा हर केस में 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और हर केस में यहां पर 5 5 5 5, ये हमारे पास फिक्स है, ठीक है। हमारे लिए फोकस हमारे अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, फर्स्ट लेंस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 lenses 5 सेंटीमीटर, लिस्ट 2 कंटेन्स द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेजेस, कि हमारे पास फाइनल इमेजेस कहां कहां पर बन रही है, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाले का इन्होंने दिया है PQPT, तो आपको 2 बार P दिख रहा है, तो हो सकता है कि हमारे पास P हो, तो पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं, और सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट सेम है। तो हम लोग एनिमेशन मेथड से चले जाएंगे, तो पहला ऑप्शन हम लोग उठा लेते हैं। पहला हमारे पास जो है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, हमारे पास इधर है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर था, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस है, ये 20 सेंटीमीटर यहां दे रखा है, इसका फोकल लेंथ हमें कितना दे रखा है बेटा, अगर हम लोग देखें 10 और 15 दोनों ही कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 है, और एक प्लेनो कॉन्वेक्स है दैट इज 15 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, और इनके बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप है। फाइनल इमेज हमें यहां पर बतानी है, ठीक है। तो अब जरा यहां पर देखना, कुछ बच्चे कहते हैं सर डी डिस्टेंस वाला एफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, लेकिन रखोगे कहां, वो प्रॉब्लम आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने कहा था सॉल्व कर लेना। पहले वाले इसके लिए बात करते हैं, तो जो भी रेज हमारे पास गिरेंगी 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो कन्वर्जिंग लेंस है हवा में, तो +10 रख लेंगे, इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की बात करेंगे तो -20 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन आप इसको लेंगे बेटा,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से नापना स्टार्ट करोगे, नेगेटिव आएगा तो प्लस हो गया, दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/20 दैट इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम आप लोगे तो दैट इज 20, तो यहां पे आएगा 2 - 1, तो v की वैल्यू आ रही है बेटा +20। ठीक है, ये हमारे पास +20 पर आ रहा है। अब 5 सेंटीमीटर एक्चुअली में ये कुछ ऐसी कहानी होगी, है ना, ये हमारे पास कुछ ऐसी कहानी होगी। हाँ सर, तो 5 सेंटीमीटर इधर चला गया, तो ये 15 सेंटीमीटर हमारे पास इधर हो रहा है। क्लियर, हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर हमारे पास इधर हो रहा है। तो अगर हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लगा दे 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो फोकल लेंथ +15 आ रहा है, इक्वल टू 1 +15 आ रहा है। हाँ सर, 1/v माइनस 1/u की बात करेंगे तो +15 ही रहेगा, यहां नेगेटिव है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास +15 दैट इज इक्वल टू 1/v, तो 2/15 दैट इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आ रही है बेटा +7.5। तो इमेज हमारे पास कहां बन रही होगी, यहां कहीं 7.5 सेंटीमीटर इस वाले से हमारे पास बन रही होगी। तो हमारे पास फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 7.5 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ लेंस 2, ये सही है हमारे पास। तो फर्स्ट का पी ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है, यहां है और यहां है, ये दोनों तो हमारे गलत हो गए। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये वाला चला गया और ये वाला हमारे पास चला गया। सेकंड का आर और सेकंड का टी हमें दे रखा है, तो यहीं से पकड़ लेते हैं। सेकंड का इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका डायग्राम बना लेते हैं सेकंड वाले के लिए। ठीक है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। हाँ, और यहां पर आपका लेंस दे रखा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ आपका +10 सेंटीमीटर है, और यहां पर आपका डाइवर्जिंग लेंस आपको दे रखा है, फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर का हमारे पास यहां पर गैप है। ठीक है, तो ये वाली चीज तो हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर ली है कि यहां पर जो भी हमारे पास रेस जाएंगी वो कहीं ना कहीं इधर इसके हिसाब से जा रही होंगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास यही, इसकी वजह से v कितना आ रहा था बेटा +20 आ रहा था, तो 5 सेंटीमीटर यहां हो गया, तो बेसिकली 15 सेंटीमीटर आपका यहां हो रहा है। राइट, अगर हम लोग यहां पर इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगा दें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये एक्चुअली में हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है ना, ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। तो इसका फोकल लेंथ आप क्या रखेंगे, माइनस हमारे पास 10 रखेंगे, ऑल्दो इन्होंने दे भी रखा है। 1/v माइनस 1/u की बात करेंगे तो +15 हमारे पास आ जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/v। अगर आप एलसीएम ले लेंगे बेटा तो ये 30 हो जाएगा, 2 - 3, तो v की वैल्यू आ रही है बेटा माइनस हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने हमें दिया है सेकंड का आर और टी। सेकंड का आर क्या कह रहा है हमारे पास, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड, बिल्कुल सही, और टी दे रखा फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन 30 सेंटीमीटर टू द राइट साइड। साइन का एक और बार चेक कर लेते हैं, गलती ना हो, क्योंकि लेफ्ट और राइट का ही बस पंगा है। तो लाइट हमारे पास इधर जा रही है तो यू की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, यस, तो ये नेगेटिव है, दूसरी साइड जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे फोकल लेंथ इसका नेगेटिव लेंगे, एलसीएम आ गया हमारे पास 30, तो हमारे पास 2 - 3, तो वी की वैल्यू -30, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास बन रहा होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारे पास ये वाला आ रहा है, तो ये आर वाला सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। सर और चेक करने नहीं, आपको करना यही है, 2 बार लेंस फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपके आंसर आते जाएंगे। लेकिन हमें एग्जाम में अपने टाइम को बचाने के लिए ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है, एलिमिनेशन पर जा सकते हैं। अगला जेई एडवांस 2014 का सवाल है, 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज आर गिवन इन कॉलम 1। ये कॉलम 1 में हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन दे रखे थिन लेंसेज का, ये मेन वर्ड है थिन लेंसेज। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल कर्व्ड सर्फेसेस आर, सारे सर्फेसेस का रेडियस आर लेना है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 दैट इज 3/2 लेना है। मैच लेंस कॉम्बिनेशन इन कॉलम 1 विद देयर फोकल लेंथ, इनके फोकल लेंथ से हमें वो करना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारे पास रहेगा, तो पहले वाले फर्स्ट को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा सकता हूं सर 3/2 -1 इंटू 1/r, हमारे पास माइनस ऑफ -1/r, राइट, तो ये कितना आ जाएगा 1/f दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r, तो ये गया, तो फोकल लेंथ इसका आ रहा है r।
अब क्या लगाएंगे सर, इसका फोकल लेंथ आर है और आर है, तो इक्विवेलेंट लगा लेते हैं, दो थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, तो 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f इक्विवेलेंट की बात करें तो 1 बाय ये आ जाएगा 2/r, तो r/2 आना चाहिए f इक्विवेलेंट पहले वाले का, इसका f इक्विवेलेंट आ जाएगा r/2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा हमारे पास, p का सेकंड यहां है, तो ये गया। Q का चेक कर लेते हैं, Q कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना आता है आपको, ठीक है हमारे पास, तो 1/f दैट इज इक्वल टू 3/2 - 1, और एक सरफेस लाइट इधर से डालोगे 1/∞ -1 सर दूसरे का -r आ जाएगा, मैंने कहा ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/f दैट इज इक्वल टू 1/2r, फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है 2r। यस, तो अगर देखा जाए तो ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो अगर मैं इसके लिए 1/f इक्विवेलेंट की बात करूं, यहीं पर रख लेता हूं 1/f इक्विवेलेंट, तो ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, फोकल लेंथ आया है 2r, तो 1/2r प्लस 1/2r, तो सर ये तो 1/f इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/r आ गया, दैट मींस इसका f इक्विवेलेंट आ रहा होगा r। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा हमारे पास, फोर्थ, तो q का 4 खत्म। सर और चेक करने, लॉजिक वही है, ओरिएंटेशन डज नॉट मैटर, एक का फोकल लेंथ निकालो और थिन लेंसेज इन कांटेक्ट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। अगला सवाल बेटा जेईई एडवांस 2022 का है हमारे पास, अ रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2π/3। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो 120 डिग्री है हमारे पास, विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है, द लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर का हमारे पास है, एंड इट्स प्लेड एट अ डिस्टेंस 40/3, ये वाला डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 40/3 सेंटीमीटर का, ठीक है। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर, द हाइट ऑफ द इमेज इज, इमेज की जो ये हाइट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसे बन रही है, ठीक है भाई, ठीक है, और इसकी ये वाली हाइट हमें दे रखी है, हाइट ऑफ द इमेज दैट इज इक्वल टू 30√3 डिवाइड बाय 13 सेंटीमीटर, एंड द एंगल मेड बाय इट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/n रेडियंस वेयर n इज इक्वल टू। अब कैसे करेंगे इसको सर, हम लोग ये कर सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का है ना, तो अगर ये 120 है तो यहां पर 60 डिग्री होगा, राइट, तो सर 2 cos 60 आप यहां लगा दो, cos 60 हमारे पास 1/2, तो 1 सेंटीमीटर सर यहां हो गया, राइट, और हमारे पास यहां पर आ जाएगा सर 2 sin ऑफ 60 हमारे पास, तो √3 ये हो गया, मैंने कहा ठीक है। तो भाई अगर हम लोग देखें हमारे पास अगर ये मिलीमीटर और उसमें होता तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। मैं यहां पे दिमाग लगा रहा हूं कि देखो अगर ये पॉइंट है ए, तो इसकी इमेज बनी ए, ये पॉइंट है हमारे पास बी, इस वाले पॉइंट पर ये बी, तो इसकी इमेज बनी यहां बी। अगर मैं बी की अलग इमेज निकाल लूं, ए की अलग इमेज निकाल लूं, तो मेरे को ये वाला लेंथ पता लग सकता है, हाँ, और फिर मैं tan ऑफ अल्फा ये निकाल सकता हूं परपेंडिकुलर ओवर बेस से। तो अब हमारा लॉजिक कहां आ रहा है, सबसे पहले ए के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर ए, तो फोकल लेंथ तो आपका +10 ही रहेगा, यू की वैल्यू -40/3 लिख सकता हूं सारे बच्चे। ए वाले के लिए अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ +10 है और यू की वैल्यू -40/3 है। बी के लिए, फॉर बी अगर मैं बात करूं हमारे पास फॉर बी, यू की वैल्यू आप रख सकते हैं -40 माइनस डायरेक्शन में 40/3 +1, ठीक है, तो -43/3 आपका ये आ जाएगा, और फोकल लेंथ तो आपका +10 ही है। तो दोनों की इमेजेस की लोकेशन निकाल लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा बेटा 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो फोकल लेंथ है बेटा आपका +10 दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की बात करेंगे सर -40/3, तो 3 डिवाइड बाय -40 आ जाएगा, ये प्लस हुआ दूसरी साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/10 माइनस है ना, ये प्लस हो गया माइनस हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 40 दैट इज इक्वल टू 1/v। तो अगर हम एलसीएम लेंगे बेटा तो ये 40 आ जाएगा, तो दिस इज 4 - 3, तो 1/v, v की वैल्यू आ रही है बेटा आपकी +40, राइट, दैट मींस हम लोगों ने ए के लिए निकाला है, तो ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे पास क्या होगा, इमेज बन रहा होगा ए का।
बी के लिए अगर मैं बात करूं, बी के लिए क्या होगा सर, बी के लिए हमारे पास 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/10 हो गया। मैंने कहा ठीक है, 1/v माइनस 1/u की बात करेंगे तो ये 3 डिवाइड बाय माइनस 43 आएगा, ये प्लस हो गया, दूसरी साइड जाएगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा 43 दैट इज 1/v। अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पे 430 लिख सकते हैं, हाँ, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 43, राइट, और यहां पर आ जाएगा -30, तो 13 डिवाइड बाय 430, तो v की बात करेंगे तो 430 डिवाइडेड बाय 13 ये आ गया, ये भी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका 430 डिवाइड बाय 13। अब मैंने कहा यार मेरे को ना ये ए बी लेंथ चाहिए, तो लेंथ ए बी अगर मेरे को निकालना है तो मैं ये कह सकता हूं 40 में से 430 बाय 13 माइनस कर दे। सर मतलब भाई ये 40 सेंटीमीटर है, ये 430/13 है, माइनस करोगे ये वाला लेंथ हमें मिल जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये हमारे पास 40 इंटू 13 माइनस 430 डिवाइडेड बाय 13, इसको डेसिमल में कर लें क्या, या चलो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 40 इंटू 13 माइनस हमारे पास 430 दैट इज 90/13, क्या पता फ्रैक्शन में ही आसान हो जाए, 90/13, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें, ये वाला लेंथ आ रहा है बेटा 90/13, तो बी लग रहा है 90/13, तो अगर मैं tan अल्फा लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर ओवर बेस कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर में है 30√3 डिवाइडेड बाय 13 इंटू हमारे पास बेस की बात करोगे तो 90 डिवाइड बाय 13 आसान हो जाएगा, 13 गया, ये हमारे पास 3 गया, tan अल्फा दैट इज √3 डिवाइड बाय 3 दैट इज 1/√3। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई, या फिर π/6 हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये n की वैल्यू क्या होगी, सर n की वैल्यू हमारे पास यहां पर 6 आ जाएगी, खत्म, ठीक है। तो ये आपका जेईई एडवांस का सवाल है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला, द साइज ऑफ द इमेज 2003 का है, द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट इंफिनिटी एज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास इंफिनिटी पर है, इसका साइज दे रहे हैं, कोई बच्चे कहते हैं कि सर इसको आपने रे डायग्राम में ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे तो ये फोकस पर बन जाएगा, ये तो पॉइंट साइज होगा, हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि इमेज की हाइट है हमारे पास, तो ठीक है आपको ऐसे बनाना कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इमेज की हाइट अलग से याद रखना, हाइट ऑफ इमेज यहां पर दे दी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर की, और फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। If concave lens of focal length 20 centimeter is placed between the convex lens and the image at a distance of 26 centimeter, ठीक है, from the convex lens, calculate the new size of the image। अब कैसे करोगे, अगर हमारे पास यहां पर था कॉन्वेक्स लेंस, हाँ, ठीक है, हमें ये बात पता है कि जो भी रेज हमारे पास जा रही होंगी वो कहीं ना कहीं कहां जानी चाहिए बेटा, सर ये हमारे पास जानी चाहिए इसके फोकस पर, ठीक है, एंड दिस लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर इसके बीच में आपने एक क्या रख दिया है, कॉन्केव लेंस लाइक दिस, आपने एक कॉन्केव लेंस रख दिया है लाइक दिस, देखो इन्होंने दिया है इफ कॉन्केव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर आपने बीच में रख दिया है, तो अब इमेज यहां थोड़ा ना बनेगी, कहीं और बनेगी। तो जरा देखना, फॉर कॉन्केव लेंस, पहले ये देख लेते हैं, फॉर कॉन्केव लेंस तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो फोकल लेंथ बेटा नेगेटिव रख लो, -1/20 दैट इज 1/v माइनस 1/u की बात करेंगे तो यहीं से आप देखें तो ये वाला लेंथ लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसको कितनी दूरी पर रखा है, 26 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है ना, 20 सेंटीमीटर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया सर ये 4 सेंटीमीटर हो गया, इंसिडेंट रेज यही है, u होता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ IRs, तो u की वैल्यू सर हम लोग +4 ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये नेगेटिव हो गया, दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/20 दैट इज इक्वल टू 1/v। अगर आप v के एलसीएम लेंगे तो 20
हमारे पास 5 माइनस 1, तो ये 4/20, v की वैल्यू आपकी आ रही होगी हमारे पास 20/4, तो दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेस को कैसे कर दे रहा है बेटा, ये रेस को +5 सेंटीमीटर पर पहुंचा दे रहा है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है द कैलकुलेट द न्यू साइज ऑफ द इमेज। तो क्या मैं यहां पे लेटरल मैग्निफिकेशन यूज कर सकता हूं? हाँ सर, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज v/u। हाँ, तो हाइट ऑफ इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इमेज ऑफ कॉन्वेक्स इज ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव। हाँ, तो हमें हाइट ऑफ इमेज बाय कॉनकेव चाहिए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना दे रखा था, 2 सेंटीमीटर दे रखा था, है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख लिया। v की अगर मैं बात करूं, v आ रहा है आपका 5 डिवाइड बाई u, अगर आप देखें तो u आपका था 4। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा बेटा, और हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी आपकी 2.5 सेंटीमीटर। दैट विल बी योर आंसर। 2.5 सेंटीमीटर की हाइट आने वाली है, तो बी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर। अगला सवाल, ये 1993 बहुत पुराना सवाल है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। टू थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d। दो थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिनका फोकल लेंथ है f1 एंड f2, इनको हम लोगों ने d डिस्टेंस से दूर रख दिया है। ठीक है, अब d is less than f1, d is less than f2 दे रखा है, एंड देयर सेंटर्स आर डिस्प्लेस्ड बाय वर्टिकल सेपरेशन। अब उनको शिफ्ट कर दिया, दैट मींस देखो उन्होंने तब भी तमीज से दिखा दिया है कि उसका सेंटर के साथ एक एसोसिएटेड एक प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी आप एक लेंस को शिफ्ट करते हैं तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कहीं ना कहीं इस वाले लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है। और हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा भी है, लेंस को जैसे ही आप मूव करेंगे उसका प्रिंसिपल एक्सिस उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, और इसमें जो वर्टिकल सेपरेशन है दैट इज डेल्टा एज शोन इन द फिगर, टेकिंग द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट दैट इज o एट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट लाइन, इसी को आप अपना ओरिजिन मानेंगे। द x and y coordinate of the focal point of this lens system for parallel beam of ray coming from the left are given by। सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो अगर मान लो ये लेंस नहीं होता तो क्या ये पैरेलल बीम को कहीं ना कहीं मर्ज करा देता? हाँ, तो इसका फोकल लेंथ होता f1, राइट। लेकिन अब क्या है कि इस सिस्टम में हम लोगों ने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है ऊपर की डायरेक्शन में, डेल्टा हमारे पास है, तो अब जो रेज आएंगी वो इससे भी पास करेंगे और फाइनली जहां पर कन्वर्ज होंगी दैट विल बी योर फोकल लेंथ। पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ क्या है, किसी भी सिस्टम का फोकल लेंथ निकालने के लिए आप उस पर पैरेलल रेज को भेजते हैं, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर गई सर दैट इज अवर फोकस, राइट। तो चलिए हमारे पास d की वैल्यू इज लेस देन f1 एंड f2, दैट मींस उससे पहले ही हमारे पास दूसरा वाला लेंस पड़ा हुआ था। तो अब कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब ये सवाल फिजिक्स के सेंस से बात करें तो फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द पैरेलल रेज इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब दो लेंसेज के बाद जहां पर मर्ज कर जाएंगी वही आपका फोकस होगा, और नापना कहां से है, यहां से नापना है। ठीक है, तो चलिए पहले वाले की बात करते हैं। ये हमारे पास लेंस है f1, ठीक है, जो भी रेज हमारे पास पैरेलल आ रही होंगी तो सर ऑब्वियस सी बात है वो हमारे पास कहां जानी चाहिए, सर फोकस पर। मैंने कहा ऐसे ऐसे जानी चाहिए हमारे पास, कितने डिस्टेंस पर, सर ये f1 लेंथ पर जानी चाहिए। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इससे पहले ही एक और दूसरा लेंस आ गया है f2, है ना। तो क्या ये वाली जो रेस आप कह रहे थे कि यहां होनी चाहिए, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ध्यान से देखना। ये अगर हम लोग बात करें ये कुछ ऐसा है ना। अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस तो सर हमारे पास कहीं ना कहीं और ऊपर थी, राइट। तो इस लेंस के लिए, अब इस लेंस के लिए ये जो इंटरसेक्शन होने वाला था कितनी दूरी पर, f1 डिस्टेंस पर, क्या ये लेंस अब हमारे लिए नई प्रिंसिपल एक्सिस के लिए फॉर लेंस 2, जरा ध्यान सुनना, फॉर लेंस 2 ये जो पॉइंट है मान लेता हूं I1, फॉर L2 I1 इज ऑब्जेक्ट, हाँ, एट हाइट डेल्टा फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, आया ना।
अब एक्चुअली में जो ये रेज यहां होनी चाहिए थी, अब इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस का अगर आप ध्यान रखो तो सर इसके लिए तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है विच इज एट अ हाइट ऑफ डेल्टा। मैंने कहा हाँ। तो भाई अब इसको भूल जाओ, आप ये समझिए कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके लिए ऑब्जेक्ट यहां है एट अ हाइट ऑफ दिस, तो कहीं ना कहीं तो अपनी इमेज बनाएगा, तो हो सकता है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो अपनी इमेज कहीं ना कहीं यहां बनाए, आगे पीछे भी बना सकता है, लेकिन मैंने कहा कि इमेज तो वो बनाएगा, तो पूरा सिस्टम ने कहीं ना कहीं और फोकस को शिफ्ट कर दिया है, राइट। अगर ये लेंस नहीं होता तो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम विल बी f1, बट इस लेंस के लिए अब ये ऑब्जेक्ट है एट अ हाइट ऑफ अगर हम लोग देखें हमारे पास क्या कहते हैं डेल्टा फ्रॉम इट्स ओन प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हमें इस वाले लेंस के लिए जरा देखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बोलूंगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है बेसिकली, अब आप कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे, हमें यह निकालना है सर कि इसकी इमेज कहां बनी, और ओरिजिन ये मान करके आप डिस्टेंस निकाल देना, यू विल गेट योर आंसर। बेसिकली यही करना है, ये रेस जा करके कहां मर्ज कर रही है। अब ये हो सकता है ऊपर मर्ज करे, नीचे मर्ज करे, हमें नहीं पता, हो सकता है यहां मर्ज कर जाए, हो सकता है ऊपर मर्ज कर जाए, तो हमें क्या करना है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट इज द फोकस ऑफ द होल सिस्टम, राइट। तो लेंस 2 के लिए अगर मैं देखूं ये f1 है और इनके बीच का डिस्टेंस वाज d, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कितना होगा सर, दिस इज f1 माइनस डी, पॉजिटिव लूंगा, हाँ u सर पॉजिटिव ऑफ f1 माइनस डी, मैंने कहा ठीक है। और अगर हम लोग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ले तो दिस इज योर माइनस डेल्टा। माइनस डेल्टा क्यों लिया, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से हमारे पास नीचे है। फोकल लेंथ की अगर हम लोग बात करें, फोकल लेंथ तो सर दैट इज प्लस f2, ये है इसका प्लस f2। तो पहले मैंने यहां पर कहा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f2 दैट इज इक्वल टू 1/v, जो ये बनाएगा यहां से जहां पर भी इमेज बने, ठीक है, हो सकता है आगे बने पीछे बने, इस साइड बने इस साइड बने, वो देख लेंगे। 1/v माइनस 1/u की बात करें तो दिस इज f1 माइनस डी, उठा करके चले आते हैं 1/f2 प्लस 1/f1 माइनस डी दैट इज इक्वल टू 1/v। अगर आप एलसीएम लेंगे बेटा तो यहां पर आएगा f2 इंटू f1 माइनस डी इस प्रकार से, और अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहां आएगा f1 माइनस डी प्लस f2, तो मैं ये लिख सकता हूं दिस इज f1 प्लस f2 माइनस डी डिवाइडेड बाय f2 इंटू f1 माइनस। ये इमेज कहां से बनी है, ये यहां से बनी है ना। ये हमारे पास अगर देखा जाए f1 और f2 इज ग्रेटर देन d, क्या ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है सर, f1 और f2 d से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर आपका पॉजिटिव है, और f1 माइनस डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं यहां ही बना होगा। तो x कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालने की बात करूं तो x कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल फोकस, फाइनल इमेज की अगर मैं बात करूं तो वो कहां पर होएगा बेटा, दैट इज x विल बी इक्वल टू, एक तो ये वाला डिस्टेंस लेंगे d, एक ये वाला डिस्टेंस लेंगे d, और एक ये v और लेंगे, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास d प्लस हमारे पास ये वाला लेंथ दैट इज f1 प्लस f2 माइनस डी डिवाइड बाय, अगर हम लोग देखें f2 f1 माइनस डी, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इन्होंने कहा f1 f2 डिवाइड बाय दिस, f1 इंटू f2 प्लस दिस, हमारे पास ये आ रहा है। तो चलिए अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारे लिए ये लेंथ कितना आएगा सर, एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में f2 इंटू f1 माइनस डी है हमारे पास, अच्छा ये उल्टा भी करना पड़ेगा हमें, नहीं उल्टा तो नहीं करना पड़ेगा, f2 चलो एक बार देख लेते हैं, हमारे पास f1 प्लस f2 माइनस डी आ रहा है, हमारे पास यहां पर उल्टा नहीं करा क्या हम लोगों ने, हाँ ये ऑप्शन में, नहीं तो हमारे पास ये वाला नीचे क्यों आ रहा है। v की अगर हम लोग बात करें तो v आ जाएगा सर f2 इंटू f1 माइनस डी डिवाइडेड बाय हमारे पास f1 प्लस f2 माइनस डी, ये आ जाएगा, उल्टा करना भूल गए। तो यहां पर जो सर x कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज f2
इंटू F1 माइनस डी डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 माइनस डी। तो अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो बेटा यहां पे क्या आएगा, DF1, ठीक है, DF2 माइनस डी का स्क्वायर, यहां पे F1 F2 प्लस, ठीक है, माइनस DF2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बनेगा बेटा, F1 प्लस F2 माइनस डी। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये वाला सर कट जाएगा, DF2 और DF2 हट जाएगा, तो ये आ रहा है DF1, जो x हमारे पास आ रहा है दैट इज DF1, ये आ गया माइनस डी स्क्वायर प्लस F1 F2, सर ये आ गया डिवाइडेड बाय, अगर आप देखें F1 प्लस F2 माइनस डी, ठीक है, F1 प्लस F2 माइनस डी। तो यहां से अगर हम लोग कुछ कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, F1 प्लस F2 माइनस डी, F1 प्लस F2 माइनस डी, F1 प्लस F2 माइनस डी। न्यूमरेटर में डी अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या आ रहा है हमारे पास, सर एक तो F1 F2 आ रहा है, मैंने कहा हाँ, और अगर आप डी यहां से कॉमन ले लेंगे तो सर F1 माइनस डी इस प्रकार से आ रहा है। तो ऑप्शन जरा देख लेते हैं, ये आ गया आपका x, तो F1 F2, ठीक है, F1 F2 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, F1 F2 प्लस डी इंटू F1 माइनस डी, F1 F2 प्लस डी इंटू F1 माइनस डी। एक्स कोऑर्डिनेट तो इन दोनों के मैच कर गए बेटा, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, y कोऑर्डिनेट कह रहा है 0। अब आप ध्यान से सोचिए, प्रिंसिपल एक्सिस से इसने अपनी इमेज यहां बनाई होती, अब प्रिंसिपल एक्सिस से कभी भी अगर आपकी हाइट है तो हाइट ऑफ द इमेज तो आएगी ही आएगी, हाँ या ना सारे बच्चे, खुद से सोचिए। अब आप मैग्निफिकेशन निकाल, आपके ऊपर है कि आप मैग्निफिकेशन निकाल करके इसको खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि यहां एलिमिनेशन करा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि फाइनल इमेज भी आपकी कहां बनेगी, यहीं पर बनेगी, y इक्वल टू 0 आ रहा है फाइनल कोऑर्डिनेट, तो ये वाला पार्ट तो आपका हो ही नहीं सकता। यू कैन एलिमिनेट x, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x निकाला और ये माइनस होगा शायद, ठीक है, यहां पर हमारे पास सी ऑप्शन आप अपना आराम से एलिमिनेशन से यूज कर सकते हैं। नहीं तो सर अगर मेरे को कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे, तो हमारे पास लेटरल मैग्निफिकेशन यूज करिएगा। लेटरल मैग्निफिकेशन दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज v बाय u। हमें v पता है, u पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, माइनस डेल्टा हाइट ऑफ इमेज निकाल करके उससे आप यहां से नाप लीजिएगा। हो सकता है, अच्छा ये भी चीज है, हो सकता है इमेज आपकी यहां आ गई, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, तो आपको ये डेल्टा जोड़ना पड़ेगा तब वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट मिलेगा। ये गलती मत करना कि सर मैच नहीं हो रहा, हम तो एलिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो v पता है, u पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, दैट इज माइनस डेल्टा। अगर आंसर नेगेटिव आ गया समझना, दैट मीन सर ऑब्जेक्ट यहां पर बना है, जरा देखना एग्जाम में गलती ना हो जाए। अगर हाइट ऑफ इमेज आपकी नेगेटिव आ गई यहां से सॉल्व करने के बाद, तो कहीं ना कहीं यहां बना होगा सर, तो y एक्सिस आप y कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट रहेगा डेल्टा माइनस हाइट ऑफ इमेज। सर ये क्यों, अबे डेल्टा टोटल है तेरी, तू जो भी लेंथ नापेगा प्रिंसिपल एक्सिस से नापेगा, तो डेल्टा माइनस हाइट ऑफ इमेज कर लेना। अगर तुम्हारा हाइट आ रहा है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, हाइट अगर पॉजिटिव आ रहा है इमेज का, दैट मीन्स यहां कहीं अगर हमारे पास इमेज बन रही है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, डेल्टा प्लस एच आई। जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि हाइट तो आनी ही आनी है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से कभी भी आपका ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेगा तो हाइट v और u है, दिमाग लगाओ, v और u हमारे पास आ ही रहा है, v हम लोगों ने निकाल लिया है, यहां पर v निकाल लिया है, u निकाल लिया है, तो v और u का रेशियो है दैट इज नॉट कमिंग आउट टू बी 1, तो डेफिनेटली हाइट तो आनी चाहिए, कभी y 0 नहीं होगा, तो आप वहां से अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। तो यहां पर हम लोगों ने अपने जितने भी जे एडवांस के सवाल आए हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, ठीक है। एंड आई नो कि अगर आप लोगों ने तमीज से उन सारे पॉइंट्स को देखा होगा तो आपको ये समझ आएगा कि जे एडवांस उस लेवल पर भी नहीं जा रहा जिस पर हम लोगों ने बात करी है, यस। और अगर वो जाएगा तो वो क्या कर रहा है, मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, और आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आई थिंक आप लोग कहीं ना कहीं इतने कैपेबल हो जाएंगे अगले मई तक, जे एडवांस मई में है, कि आप अपनी मैथमेटिक्स इतनी तैयार कर चुके होंगे कि आप उसको सॉल्व कर ले जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस एंड मिरर।
ठीक है, ये वाला पार्ट जो बच्चे स्कूल के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो बस थ्योरी इसका पावर पता होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन है दैट इज इन सिल्वरिंग ऑफ लेंस, वो प्रॉपर्ली आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। एंड अनदर इज वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जेई एडवांस, जेई मेंस ने भी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात नहीं करी है कि ऐसा मीडियम, जनरली हम लोग आइसोट्रोपिक मीडियम के बारे में बात करते हैं, मतलब मीडियम हर जगह से सेम, लेकिन अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करेगी तो लाइट बेंड करती चली जाएगी, जैसे मिराज में बेसिकली होता है। तो वो कंसेप्ट भी हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में लगा सकते हैं। जनरली लोग नहीं पढ़ाते हैं वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं पर भी कोई कमी ना रहे। ठीक है, हाँ, कमी तब भी रह जाएगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं मेजॉरिटी कंसेप्ट्स के बारे में बता दूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा बेटर फील हो। पावर ऑफ द लेंस, पावर मतलब हमारे पास देखो लेंस और मिरर का काम क्या है, मैं इसको इस साइड ले जाता हूं। ठीक है, पावर भाई देखो, लेंस एंड मिरर का काम क्या है, टू आइदर कन्वर्ज स्लैश डाइवर्ज, यही तो काम है, यही हमारे पास काम है। मान लो मैं एग्जांपल के लिए पहला पॉइंट कि लेंस और मिरर का हमारे पास बेसिकली काम है कि यार जो भी लाइट आ रही है उसको या तो कन्वर्ज कर दो या तो डाइवर्ज कर दो। मान लो कि मेरे पास एक लेंस है L1 और एक लेंस है L2, ठीक है, हमारे पास क्लियर, ये है हमारे पास। ठीक है सर, जो भी लाइट आ रही है इस वाले लेंस ने क्या करा, इसको यहीं कन्वर्ज कर दिया, और इस वाले लेंस ने क्या करा, इसको ऐसे कन्वर्ज कर दिया। तो अगर मैं देखूं यार इस लेंस का एक ही काम था कन्वर्जिंग, अगर ये रेयर मीडियम में पड़ा है तो ये कन्वर्ज करना चाहिए था, लेकिन एक लेंस ने इसको खड़ाक से, जैसे लाइट आ रही है अचानक से कन्वर्ज कर दिया, और इस वाले ने आराम से कन्वर्ज किया। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि इसकी कन्वर्जेंस की जो पावर है, कन्वर्जेंस पावर इसकी बेसिकली हमारे पास ज्यादा है, राइट, और ये बहुत दूर ले जाकर के कन्वर्ज कर रहा है, तो इसकी कन्वर्जेंस की जो पावर है दैट इज लेस, इसकी कन्वर्जेंस की पावर कंपैरेटिवली कम है, राइट। तो हम लोगों ने देखा यार ये तो फोकस पर ही तो कन्वर्ज कर रहा था ना, ये F1 है और ये हमारे पास F2 है, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है, उसकी पावर कम है, और जिसका फोकल लेंथ कम है वो उसी समय ही लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। यस, तो पावर अगर हम लोग नोटिस करें, ठीक है, तो पावर हमारे पास देखा जाए तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, फोकल लेंथ से हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात आ रही है कि सर मिरर का पावर अलग होता है, हमें ना कंफ्यूजन होती है साइन का, तो ध्यान से सुनना हमारे लिए। फोकल लेंथ, अब इन्होंने इसकी यूनिट रखी है डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर, वो तब हम लोग नापते हैं जब फोकल लेंथ आप किस में रखें, मीटर्स में रखें, फोकल लेंथ आप किस में रखें, मीटर्स में। तो कभी भी पावर निकालना होगा, ध्यान रखना ये बच्चे क्या गलती करते हैं, मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मीटर्स में ये कभी भी बच्चे कन्वर्ट नहीं करते हैं, फिर कहते हैं सर आंसर हमारा गलत आ गया। तो याद रखना कि पावर कभी भी निकाली जाएगी तो हमारे पास क्या रखी जाएगी, फोकल लेंथ मीटर्स में रखी जाएगी, उसकी यूनिट होती है डायोप्टर या कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं। अब मिरर के लिए सर ऐसा होता है, लेंस के लिए ऐसा होता है, सीधी सी बात, कन्वर्जिंग वालों के लिए, कन्वर्जिंग भले ही वो मिरर हो स्लैश लेंस हो, इनका पावर पॉजिटिव होता है। बच्चे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं फिर बाद में कंफ्यूज रहते हैं। कन्वर्जिंग, जो भी कन्वर्जिंग होता है उनकी पावर पॉजिटिव होती है, और जो भी आपका डाइवर्जिंग होता है, ध्यान सुनना, जो भी आपका डाइवर्जिंग है भले वो मिरर हो या फिर वो लेंस हो, इनका पावर आपका होता है नेगेटिव, इनका पावर होता है हमारे पास नेगेटिव, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कन्वर्जिंग है, हाँ, तो अगर आपको पावर देखा जाए तो उसका पॉजिटिव आना चाहिए, तो पावर इज +1/f इन मीटर्स। सर कॉनकेव मिरर ये भी तो कन्वर्जिंग होता है, मैंने कहा हाँ, इसका पावर क्या आना चाहिए हमारे पास पॉजिटिव, तो सर पावर इज -1/f इन मीटर्स।
सर ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है बेटा, तो जब तू यहां माइनस रखेगा तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी। तो कन्वर्जिंग वालों की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो लेंस के लिए फॉर्मूले में +1/f है और मिरर के फॉर्मूले में -1/f है, रखेंगे मीटर्स में ही, राइट? जरा ये समझना। हमारे पास दूसरा है कि सर कॉनकेव लेंस जो भी लाइट आएगी वो डाइवर्ज कर जाएगी, मैंने कहा हाँ, तो इसका फोकस कहां है? यहां है, राइट? तो पावर की अगर हम लोग बात करें, फोकस नेगेटिव है, डाइवर्जिंग वाले का नेगेटिव ही होना चाहिए, तो 1/f इन मीटर्स। सर ये क्यों करा? क्योंकि इसका ऑलरेडी फोकस नेगेटिव है, जैसे तो यहां पे विद साइन रखेगा पावर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? और हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं तो सर जो भी लाइट जाती है वो ऐसे डाइवर्ज कर जाती है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो सर इसका फोकस तो यहां आता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट? तो पावर -1/f इन मीटर्स होती है। क्लियर? क्योंकि अब तू जरा नोटिस कर, इसका फोकस पॉजिटिव है, हाँ, तो जैसे ही तू पॉजिटिव रखेगा पावर पॉजिटिव है, मींस कन्वर्जिंग है। इसका फोकस नेगेटिव है, हाँ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पावर पॉजिटिव है। इसका फोकस सर हमारे पास नेगेटिव है, मैंने कहा हाँ, तो नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव आएगा, डाइवर्जिंग है। और इसका फोकस पॉजिटिव है, हाँ, तो पॉजिटिव रखेगा, ऊपर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव आएगा। तो हमें ये चीज याद रखनी है, ये आता यहां से है कि कभी भी लेंस की पावर ऑफ लेंस की बात हो तो याद रखना +1/f इन मीटर्स रखेंगे। पावर ऑफ मिरर की बात हो -1/f इन मीटर्स रखेंगे, ठीक है? तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, फोकल लेंथ इन मीटर्स, ये नहीं रखोगे आंसर गलत हो जाएगा। और दूसरा पुट विथ साइन। अगर कभी कंफ्यूजन हो कि यार लेंस में प्लस था या माइनस था, या लेंस में प्लस था या मिरर में प्लस था, ये कंफ्यूजन हो रही है सर हमें, तो बेसिकली याद रखना कन्वर्जिंग वाला है ना, तो कन्वर्जिंग की पावर हमारे पास क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए, सीधी सी बात। और डाइवर्जिंग वाले की जो पावर है वो नेगेटिव आनी चाहिए, सीधी सी बात, और कुछ भी अलग नहीं है। अब इसी को हम लोग यहां यूज करते हैं अपना सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ये कोई ऐसा नहीं है टॉपिक जिसपे बहुत सवाल हो ना। आप अपने पीवाईक्यूज खोलिएगा, मैंने आपको दिए हुए हैं, सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज दे दिए हैं टेलीग्राम पर। और 11th क्लास के भी जो बच्चों को मेरे को देने थे तो वही वाले मैंने आपको 11th वाले भी पीवाईक्यूज सारे दे दिए हैं, ठीक है? एक आध सवाल आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन वो सवाल का कंसेप्ट भी तो पता होना चाहिए। कोई नई चीज नहीं है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए ना कि कैसे डील करना है, राइट? कंसेप्ट बहुत सिंपल है, तो ऐसा नहीं इस पर करोड़ों सवाल लगाने, नहीं, हमें लेंस मेकर पे बहुत सारे सवाल लगाने क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज उसका है। लेकिन यस, दिस इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ थिन लेंस, जो आपको पता होना चाहिए। अब जरा समझना, सिल्वरिंग ऑफ द लेंस मतलब लेंस के कोई भी लेंस के एक हिस्से को, कोई भी लेंस के एक साइड को मिरर बना देना, मिरर बना देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सर आपने कोई सवाल तो कराया था कि एक स्फेयर है और उसमें यहां पर हम लोगों ने सिल्वरिंग कर दिया है, फिर एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इमेज कहीं ना पोल पे शायद बन रही थी, कुछ ऐसा था, हाँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वरिंग ऑफ द लेंस। ये भी जो स्फेयर है ये भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस तो रखता है, इसको लेंस तो आप बोल ही सकते हैं, राइट? लेकिन ये हमारे पास थिन लेंस नहीं है। थिन लेंस में हम लोग कुछ बेनिफिट हो जाते हैं कैलकुलेशंस के, ठीक है? अब जरा ध्यान सुनना, कुछ दो कौड़ी के भी डाउट आते हैं। अब देखो, जो बच्चे बोर्ड्स लेवल पर ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आप यहां के बाद लेक्चर छोड़ सकते हैं, आपका हो गया है, ठीक है? इसके बाद आपको प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करना है, वो आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है? आप छोड़ सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग जरा ध्यान सुनना। मेरे पास बहुत प्रकार के लेंस हैं, जैसे सर कॉन्वेक्स लेंस है, ये R1 है, ये R2 है, मैंने कहा मान लेता हूं वैल्यू के हिसाब से 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब मैं कहीं पर भी सिल्वरिंग कर सकता हूं, जैसे मान लो मैंने यहां सिल्वरिंग कर दी एक साइड। कुछ बच्चे कहते हैं सर दोनों साइड कर दें। अबे गधे, तेरे घर पे एक शीशा है जिसके पीछे एक कोटिंग होती है और एक साइड से तू शक्ल देखता है, अगर मैं उसके दोनों साइड कोटिंग कर दूंगा तो क्या तेरे को शक्ल दिखाई देगी? ये सबसे दो कौड़ी का डाउट होता है। बच्चे कहते हैं सर इधर से भी सिल्वरिंग कर दें। आप पागल वागल है क्या? तो हमने सिल्वरिंग करी है इस वाले सरफेस पर,
सर मैं इस वाले सरफेस पर भी तो सिल्वरिंग कर सकता था। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कोई भी एक सरफेस पर, एक तो मेरे को ये चीज बड़ी इरिटेटिंग लगती है, कोई भी सरफेस पर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आप एक सरफेस को क्या करें, सिल्वर कर दीजिए। आप ये कर सकते हैं, राइट। सर हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स की बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मान लो ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। आप कॉनकेव की बात कर सकते हो, इक्वी हो सकता है, बाई हो सकता है, ये हो सकता है हमारे पास। फिर आप कॉन्वेक्सो कॉनकेव की बात कर सकते हो, आप प्लेनो कॉनकेव की बात कर सकते हो हमारे पास। कोई सा भी एक साइड आप सिल्वर कर सकते हो सकता है आपने प्लेन साइड कर दिया, ठीक है, हो सकता है आपने कर्व साइड को कर दिया। वो क्वेश्चन में बताएंगे कि कौन सी साइड को हम लोगों ने सिल्वर कराया। हो सकता है इसको कर दिया हो सकता है इसको कर दिया हो सकता है इसको कर दिया हो सकता है प्लेन साइड को कर दिया हो सकता है कर्व साइड को कर दिया हो। किसी भी साइड को सिल्वर करके आपको दिया जा सकता है। अब बात यह है कि सर इसमें सवाल कैसा आता है, बहुत सीधा। देखो आपको क्या ये बात पता है कि किसी भी लेंस के सामने अगर मेरे को लेंस का या मिरर का, मेरे वर्ड को यही समझ गए तो डेफिनेटली चीजें समझ आएंगी। फिर मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। मेरे पास कोई भी लेंस हो या मिरर हो, मेरे वर्ड को सुनना, मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा, फोकल लेंथ अगर पता है लेंस का या मिरर का, ऑब्जेक्ट रखूंगा तो क्या इमेज बनेगी? हाँ सर इधर बनेगी या इधर बनेगी? बनेगी तो है ही, बिल्कुल। तो एफ पता है और यू पता है तो क्या वी आ जाएगा? यस। तो आपका सवाल हो सकता है कि भाई इमेज कहां बनेगी, पहला सवाल। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं मूव करने लग जाए तो क्या इमेज चलना स्टार्ट होगा? यस। तो सर हम लोग अपनी मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल, मैंने कहा बिल्कुल, और उसको यूज करके वेलोसिटी मैग्निफिकेशन पर चले जाएंगे, बिल्कुल। वही सवाल आ सकते हैं। अब बात आ रही है इनको डील कैसे करना है, इनको डील कैसे करना है। याद रखना कि जब भी आपके लिए कोई भी लेंस सिल्वर करेगी तो लाइट आएगी तो पहले एक बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार रिफ्लेक्शन होगा, फिर एक बार रिफ्रैक्शन होकर लाइट चली जाएगी। तो यहां एक हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ, राइट। सर जो भी लाइट आएगी एक बार रिफ्रैक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर चली जाएगी। मैंने कहा राइट। जो भी लाइट आएगी सर एक बार रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर चली जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल। सर जो भी लाइट आएगी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर लाइट चली जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल। सर जो भी लाइट आएगी हमारे पास रिफ्रैक्शन, हमारे पास मैं ऐसी बना देता हूं अभी के लिए, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर चली जाएगी। हाँ जो भी लाइट हमारे पास आएगी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, चली जाएगी सर। जो भी लाइट आएगी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर चली जाएगी सर। फिर जो भी लाइट आएगी सर रिफ्रैक्शन, फिर शीशे से रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर चली जाएगी सर। जो भी लाइट आएगी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर लाइट चली जाएगी। इसमें तीन फिनोमिना हो रहे हैं। दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 टाइम्स, मैं यहां पे लिख देता हूं। इसमें आपका 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है एक ही लेंस से, ठीक है, रिफ्रैक्शन, और एक बार 1 टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ या ना? कभी भी आप एक लेंस को सिल्वर करोगे तो यही कहानी हो रही होगी, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिन लेंस के लिए लाइट इधर से आकर के रिफ्रैक्ट करे या इधर से आकर के रिफ्रैक्ट करे, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर। हमारे पास डायरेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है, चलो भाई, मतलब लेंस में ज्यादा सोचना नहीं। ओवरऑल लाइट वापस चलेगी, ओवरऑल लाइट रिटर्न्स बैक, पहले ये समझ लो, रिटर्न्स बैक। लेंसेज क्या होते हैं? लेंसेज में लाइट जब जाती है तो हमारे पास पार कर जाती है, शीशे में लाइट जाती है तो बाउंस बैक कर जाती है। ये बाद में बच्चे को डाउट आएगा, लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन को करने का यही है
कि क्योंकि इस पूरे सिस्टम को अगर मैं देखूं तो ये कहीं ना कहीं जो भी लाइट आ रही है वापस चली गई। ये बाद में बच्चों का डाउट बनता है कि सर आप आखिरी में इसको मिरर क्यों मान रहे हो, लेंस क्यों नहीं मान रहे इस पूरे सिस्टम को। अरे भाई मिरर होता है कि जब भी लाइट आए तो वो सीधे पार कर जाए। क्या इसमें लाइट पार कर पा रही है? नहीं। लाइट आई, ये वापस टर्न होकर के चली गई, लाइट आई वापस 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 चली गई। अगर मैं इन सारे सिस्टम्स में देखूं, लाइट सिस्टम को पार नहीं कर पा रही, मतलब जो भी आपका ये सिस्टम है उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। दैट मीन्स दिस होल सिस्टम, याद रखना हमारे पास सिल्वरिंग ऑफ लेंस के क्वेश्चंस को करना कैसे, सिल्वरिंग ऑफ लेंस के क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे। सारे बच्चे जो टोटल, पहली बात, टोटल सिस्टम बिहेव लाइक अ मिरर, टोटल सिस्टम बिहेव लाइक मिरर। जिनको ये डाउट है अभी क्लियर कर लो भाई, क्योंकि फाइनली लाइट बाउंस बैक कर जा रही है, फाइनली लाइट बाउंस बैक कर रही है, तो ये रिफ्लेक्शन ही तो हुआ ओवरऑल, राइट। तो याद रखना, क्योंकि इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है और 2 बार रिफ्लेक्शन, तो हम लोग टोटल पावर निकालते हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो 2 बार कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी आ रही है, और 1 बार बाउंस बैक हो रहा है तो 1 बार मिरर की प्रॉपर्टी आ रही है। तो सबसे पहले आप टोटल पावर निकालने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान रखना गलती कहां होती है, पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/f इन मीटर्स है हमारे पास, क्लियर, 1/f इन मीटर्स है हमारे पास। कन्वर्जिंग वाले के लिए पॉजिटिव, डाइवर्जिंग वाले के लिए नेगेटिव, विद साइन चलना है बेटा। जब मिरर की बात करोगे, पावर ऑफ मिरर दैट इज -1/f इन मीटर्स है हमारे पास। कन्वर्जिंग वाले के लिए पॉजिटिव और डाइवर्जिंग वाले के लिए नेगेटिव पावर आना चाहिए। क्योंकि इस सिस्टम में 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो 2 बार लेंस का काम आया, 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 1 बार मिरर का काम आया। ये दोनों लेंस और मिरर की काम क्या है सर, आइदर कन्वर्ज या डाइवर्ज। तो टोटल पावर निकालेंगे एंड फाइनली जो भी आपका टोटल पावर आया है, मैं इसको -1/f इन इक्विवेलेंट ऑफ मिरर ये मानूंगा। अब यही डाउट आएगा तुम्हें, सर ये क्या करा आपने आखिरी में टोटल पावर को -1/f, क्योंकि पूरा सिस्टम ओवरऑल मिरर के जैसे बिहेव कर रहा है। तो पहले इनकी इंडिविजुअल पावर्स को जोड़ करके टोटल पावर निकालूंगा, और यही टोटल पावर मेरे लिए एक शीशे के जैसा काम कर रही है, तो उसका वहां से मैं फोकल लेंथ निकाल लूंगा। क्लियर हुई बात? इसको, ये है हमारा कंसेप्ट हाउ टू सॉल्व इट। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे जरा यहां पे ध्यान से समझना कि मान लो मेरे पास इस प्रकार से एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था। मैं थोड़ा थिक बना रहा हूं जिससे मैं आपको चीजों को समझा पाऊं, ठीक है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और मैंने इसको क्या करा है बेटा, ऐसे सिल्वर किया है। दूसरा केस भी ले लेंगे जब हम लोगों ने कर्व्ड पार्ट को सिल्वर किया होगा। स्टेप बाय स्टेप देखना, डेटा लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। हमारे पास इसका रेडियस है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, और म्यू की बात मैं कर देता हूं दैट इज 3, और ये प्लेन सरफेस है। क्वेश्चन हमारे पास यहां है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास है एट 60 सेंटीमीटर, एट 60 सेंटीमीटर, थिन लेंस ही है। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज। अगर ये चलना स्टार्ट कर देगा तो वेलोसिटी वाले सवाल भी आ जाएंगे। अब जरा देखना मैं इस सवाल को कैसे डील करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा यार, एक थिन लेंस को आपने क्या कर दिया सर, आपने एक थिन लेंस को कहीं ना कहीं एक मिरर में कन्वर्ट कर दिया है।
कैसे? क्योंकि आपने सर पीछे कोटिंग कर दी है, शीशा बन गया है, तो लाइट जाएगी, बाउंस बैक करेगी, तो एक मिरर, इसको हटा करके एक मिरर रख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहली बात, यहां पर जो भी टोटल पावर होगी, जरा देखना, पावर टोटल जो होगी दैट इज ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर होगा। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, आराम आराम से करेंगे। पहले स्टेप्स भले ही बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेंस की बात करें, या पावर तो मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास क्या होगा, फोकल लेंथ। तो आराम से पहले इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, 1/f, दैट लेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है सर, दैट इज 3 - 1, मैंने कहा बिल्कुल। 1/r की बात करेंगे तो सर 40, मैंने कहा बिल्कुल, -1/∞, बिल्कुल। तो 1/fl की अगर हम लोग बात करें तो सर 2 × 1/40, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ रहा है सर 20 सेंटीमीटर, प्लस साइन का ध्यान रखना, प्लस 20 सेंटीमीटर। मैंने कहा बहुत सही, क्लियर। मिरर की बात करते हैं, फॉर मिरर, ये तो प्लेन मिरर है सर, तो मिरर, प्लेन मिरर का अगर आप देखें तो रेडियस अगर आप देखें तो रेडियस हमारे पास इनफाइनाइट है। एक प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है, इनफाइनाइट हमारे पास। तो सर फोकल लेंथ ऑफ मिरर दैट इज आल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले इस सिस्टम को हटा करके जब हमें मिरर बनाना है तो ट्वाइस ऑफ हमारे पास प्लस 1/f इन ऑफ लेंस इन मीटर, ध्यान रखना, प्लस हमारे पास -1/f ऑफ मिरर इन मीटर्स। सर ये होता है फॉर्मूला, मैंने कहा बिल्कुल। तो टोटल पावर अगर आप देखें तो ये कितना आएगा बेटा, साइन के साथ प्लस 1/f। सर फोकल लेंथ तो 20 ही है, हाँ, तो मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 20 / 100 मीटर्स में कर लेंगे, मैंने कहा बिल्कुल, प्लस यहां पे अब माइनस आ गया, -1/f, ये इंफिनिटी हो गया सर, ये तो सर चला जाएगा, मैंने कहा ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 2 × 100 डिवाइडेड बाय 20, 100 ऊपर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, अगर मैं देखूं तो ये 5 हो गया, तो ये 10 डायोप्टर आ गया, प्लस 10 डायोप्टर, मतलब ये पूरा सिस्टम एक कन्वर्जिंग मिरर के जैसे बिहेव करेगा। पूरा सिस्टम एक कन्वर्जिंग किसको देख करके बोला, इसको, ठीक है, और मिरर के जैसे बिहेव करेगा, के जैसे बिहेव करेगा। सर दोबारा बताओ, आराम आराम से दोनों के फोकल लेंथ निकाल लो पहले, ठीक है सर, दोनों के फोकल लेंथ हमने निकाल लिया, मैंने कहा वेरी गुड। फिर आप उस फॉर्मूले में डालो विद साइन, हर जगह प्रॉपर तरीके से। लेंस का फॉर्मूला होता है तो लेंस के फॉर्मूले में सर प्लस रहता है, मिरर के फॉर्मूले में माइनस रहता है, मैंने कहा राइट। सर मीटर्स में हमें रखना है, मैंने कहा बिल्कुल, ठीक है। स्टेप मत उड़ाना, कहीं कोई बच्चा कहेगा बाद में भी तो 100 आ रहा है, ये कर देते, तो गलतियां हो जाती है, आराम आराम से। फिर लेंस का फोकल लेंथ आ रहा है 20, तो इसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो मीटर्स में आ जाएगा, ये 100 ऊपर चला गया, ये इंफिनिटी है, हटा दिया, तो ये हमारे पास 5 टाइम्स हो गया, तो ये 5 × 10 प्लस आ रहा है आंसर। दैट मीन्स मैं इसको एक मिरर के जैसे रिप्लेस करने वाला हूं। सर मिरर क्यों, क्योंकि इन पूरे सिस्टम में अगर आप बात करें तो लाइट हमेशा बाउंस बैक कर रही है, इसको हटा करके एक शीशा रखेंगे। अब कौन सा शीशा रखना है, कन्वर्जिंग, क्योंकि यहां पर आपका प्लस आया है, प्लस पावर होता है कन्वर्जिंग के लिए। दैट मीन्स जो आपकी टोटल पावर आई दैट इज प्लस 10 डायोप्टर, इसको हटा करके -1/f ऑफ मिरर, मीटर्स में, मिरर मैं लिख देता हूं, हम लोग मीटर्स में रखेंगे, दैट इज प्लस 10, ध्यान रखना, दैट इज -100 फोकल लेंथ ऑफ मिरर इन सेंटीमीटर कह सकता हूं, क्योंकि सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करोगे तो मीटर्स में आता, तो वो कर दिया। सर ये और ये तो चला गया, फोकल लेंथ ऑफ मिरर
हमारे पास आ रहा है दैट इज -10 सेंटीमीटर। आया? एक दो बार खुद से भी करके देखना बेटा, टफ नहीं है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। माइनस हमें क्या रिप्रेजेंट करता है मिरर के केस में? सर मिरर के केस में माइनस रिप्रेजेंट कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर से रिप्लेस कर दो। मतलब मेरा ये सवाल जो आपका था कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था जिसमें आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पर, मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं अब किससे बेटा? सर एक कन्वर्जिंग मिरर। कौन होता है कन्वर्जिंग मिरर? ये हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां है? सर ऑब्जेक्ट था आपका 60 सेंटीमीटर पर। इमेज का क्वेश्चन हो गया, ये तो 10वीं क्लास का सवाल है। 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/-10 दैट इज 1/v माइनस 1/-60। प्लस हो जाएगा नेगेटिव हो जाए, प्लस हो जाएगा नेगेटिव आएगा तो माइनस हम लोग यहां ले लेते हैं 1/10 प्लस 1/60 दैट इज इक्वल टू 1/v। तो अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो माइनस में ये आ जाएगा आपका 7/60, तो v की वैल्यू आ रही है -60/7। ये बनेगी फाइनल इमेज। अगर हाइट दे देते बेटा तो क्या करते? लेटरल मैग्निफिकेशन निकाल के हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते। थिकनेस दे देते तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकाल करके सॉल्व कर लेते। अगर ये चलने लगेगा, v पता है, u पता है, सब सवाल वही हो गए मिरर वाले जो हम लोगों ने अपने स्फेरिकल मिरर्स में करा था। नथिंग इज न्यू। पहला वाला पार्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूं कि ओवरऑल जब भी आप एक लेंस को सिल्वर करेंगे तो आपके दिमाग में एक क्लियर होना चाहिए कि लेंस को सिल्वर करा तो वो मिरर बन जाएगा। कैसे करेंगे? वो मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, कौन सा मिरर होगा, उसी के लिए हम लोगों ने ये एनालिसिस करी। क्योंकि इसमें दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार रिफ्लेक्शन होता है, तो जो टोटल पावर आ रही है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की, दैट इज ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर विद साइन। तमीज से रखना है, यहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आया मींस कन्वर्जिंग था, ठीक है, तो पावर भी पॉजिटिव आ रही है। ये इसका कोई पावर नहीं है तो ये हट गया, तो ओवरऑल पावर कन्वर्जिंग है और ये शीशे का काम कर रहा है क्योंकि लाइट वापस जानी है। तो मैं ये जो +10 डायोप्टर आया है इसको उठा करके -1/f से रिप्लेस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मिरर के जैसे काम करेगा। यही चीज मैंने यहां पे पॉइंट में लिखा था, जो भी टोटल पावर आती है फाइनली उसको आप मिरर मान करके उसकी फोकल लेंथ आप निकाल लीजिए, दैट इज -10। मींस मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव मींस सर कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग। पावर जब किसी मिरर की हमारे पास पावर अगर हमारे पास देखा जाए पॉजिटिव थी, दैट मींस कन्वर्जिंग आना चाहिए था, तो कन्वर्जिंग ही आ रहा है, उससे रिप्लेस करा। इसी का एग्जांपल 2 ले लो। मान लो अब इस सवाल में हम लोगों ने प्लेन सरफेस को, ठीक है, प्लेन सरफेस को वो ना करके कर्व सरफेस को, कर्व सरफेस को क्या कर दिया? ये कर दिया, सिल्वर कर दिया। सेम सवाल, ठीक है। म्यू की वैल्यू आपके लिए भी क्या है? 3 है, और ये रेडियस हम लोगों ने 40 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। ऑब्जेक्ट आपका 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो भाई देखो, थिन लेंसेज को ऐसे रखो या ऐसे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो अब इसमें वही बताना है, फाइंड लोकेशन ऑफ द इमेज। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज कहां होगा? तो मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, देखो जो भी टोटल पावर आएगी, टोटल पावर सॉल्यूशन में जरा देखना, सबसे पहला काम सर टोटल पावर निकालो इस पूरे सिस्टम का, दैट इज ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। एक बार टोटल पावर आ जाएगी उसको फिर आप मिरर मान करके अपना फोकल लेंथ निकाल लो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले लेंस के लिए सॉल्व कर लेते बेटा। सर 1/f ऑफ लेंस दैट इज 3 - 1 इंटू 3 - 1, लाइट इधर से आए या इधर से आए क्या फर्क पड़ता है, 1/∞ माइनस 1/r की बात करें सर -40, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2 आ गया। फोकल लेंथ ऑफ लेंस सर अभी भी +20 सेंटीमीटर आ रहा है। मैंने कहा बहुत सही। अब
इसी में पावर ऑफ लेंस यहीं से अगर मैं निकालूं तो सर +1/f इन मीटर्स, मैंने कहा बिल्कुल, तो प्लस हमारे पास 100 डिवाइड बाय 20, तो सर +5 डायोप्टर ये आ गया। क्लियर? मिरर के लिए सर, मिरर का भी तो वही रहेगा, अबे कॉनकेव मिरर है, मिरर के लिए जरा देख, मिरर के लिए रेडियस तेरा 40 सेंटीमीटर का है, तो फोकल लेंथ क्या होगा इस बार सर r/2 20 सेंटीमीटर का रहेगा। ये गलती हो गई, पिछली बार प्लेन था, इस बार तो कॉनकेव मिरर है भाई, तो रेडियस पता है तो फोकल लेंथ नहीं पता है, इसका पता है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, जरा ध्यान समझना, पावर ऑफ मिरर कैसे निकालेगा सर, -100/f लिख लेता हूं इन सेंटीमीटर्स, राइट। तो यहां पर आ जाएगा -100 डिवाइडेड बाय 20, तो -5 डायोप्टर। अच्छा यार, डेटा को थोड़ा सा चेंज कर लेते, नहीं तो ओवरऑल पावर 0 हो गई, तो यहां पर हमारे पास ये किसी उसके जैसा रहेगा, प्लेन मिरर के जैसा हो जाएगा। ठीक है, इस केस में अगर हम लोग देखें तो चलो अभी ऐसे कर लेते हैं, माइनस वो आया नहीं, सही है, सही है, प्लेन मिरर का नहीं बिहेव करेगा क्योंकि ट्वाइस भी तो है। तो मैंने कहा टोटल पावर अगर निकालूं तो दैट इज ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस, दैट इज +5 प्लस पावर ऑफ मिरर, दैट इज हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर का अगर आप फोकल लेंथ देखेंगे तो ये माइनस के साथ आएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये +5 डायोप्टर आएगा। फोकल लेंथ विद साइन रखोगे ना, यहाँ पे विद साइन रखते हैं, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आएगा -20 सेंटीमीटर, माइनस माइनस चला गया, कन्वर्जिंग होता है इसलिए पावर पॉजिटिव आना चाहिए, तो +5 प्लस, अबे यार ये चीज ना बहुत इरिटेटिंग है, +5, तो ये कितना आ गया सर, +15 डायोप्टर हमारे पास आ गया। मैंने कहा इसको हटा करके आप क्या मान लीजिए, रिप्लेस इट विद अ मिरर। तो जो भी आपका टोटल पावर था इसको किससे इक्वेट करेंगे, -1/f या -100/f मिरर। अब ये सीधे आपको किस में दे देगा, सेंटीमीटर में दे देगा, क्योंकि मैंने 100 ऊपर लिख लिया है, क्योंकि अगर मीटर होता है तो बेटा डिवाइड, सेंटीमीटर में अगर आप नॉर्मली सवाल करते हो तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो पावर टोटल की अगर मैं बात करूं तो +15 इज इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो यहां से आपका फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, किसका, मिरर का। इसको हटा करके आपको जो मिरर लेना है वो पता लग जाएगा सर, दैट इज इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा सर -20/3, राइट। तो हमारे लिए जो ये लेंस था जिसको आपने सिल्वर करा है, इसको मैं अब रिप्लेस करूंगा किससे, रिप्लेस बाय मिरर, और एक ऐसा मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है, -20/3। फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब कॉनकेव मिरर से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर का ही फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो इसको हटा करके सवाल ये बना लेना आप, फोकल लेंथ आपका आ जाएगा -20/3। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 60 पर है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। भाई वहां पे प्लस ही यूज किया ना मैंने, हाँ, ओहो यहां पे प्लस आएगा बेटा, सॉरी, ठीक है, यहां पर प्लस आएगा क्योंकि मिरर के लिए लगाना है ना हमें। तो 1/, फोकल लेंथ दैट इज -10, दैट इज 1/v प्लस u की बात करोगे यहां पर आ जाएगा -1/60, तो ये उस साइड चला जाएगा, +1/60 -1/10 दैट इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम आया आपका 60, तो 1 - 6, तो हमारे पास 1/v दैट इज, या v की वैल्यू आ जाएगी आपकी -60/5, तो v की वैल्यू आएगी -12। ठीक है, ये कर लेना। अब इस वाले सवाल में अगर हम लोग बात करें तो फोकल लेंथ आप रखेंगे 1/, -20/3 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-60।
इसको इस साइड ले जाओगे 1/60 माइनस 3/20 दैट इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम आपका 60 आ जाएगा बेटा। अगर आपका ये 60 आ रहा है तो 1 माइनस 9, तो v की वैल्यू आ रही होगी बेटा -60/8। सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। इसको थोड़ा सा पॉज करके अब आपको क्या करना है, यहां पर पॉज करना है और फिर इसके बाद सीधे आपको सवाल लगाना है। ये दोनों पार्ट्स को जरा देखना है। अब कोई सा भी आपको ना क्या दे सकते हैं, कोई सा भी आपको लेंस दे सकते हैं जिसका सिल्वरिंग है, तो आपको करना कुछ लोड लेकर के नहीं है, उसको आराम आराम से सॉल्व करेंगे। प्रोसेस आपका यही है। अब जाकर के सीधे आपके जेईई मेंस के पीवाईक्यूज उठाइए, उसमें 1-2 सवाल आपको दिखेंगे, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट, यही वाला सवाल मैंने आपको यहां पर करा दिया है। ठीक है, लास्ट पार्ट इज वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला टॉपिक है बेटा हमारे पास वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा ये वाला जो टॉपिक है ये आपकी जेईई मेंस में नहीं है, ये जेईई एडवांस के लिए है। और ऐसा नहीं कि हर साल कोई सवाल आ रहा है या हर 2-3 साल में सवाल आ रहा है, कभी कभार अगर ये आ जाए तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है बेटा, एक होते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। ठीक है, दिस इज योर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं बेटा जिनकी प्रॉपर्टीज हर जगह हर डायरेक्शन में सेम होता है। ये केमिस्ट्री में भी आप लोगों को सॉलिड स्टेट्स में पढ़ाया जाएगा, आइसोट्रोपिक एंड अनीसोट्रोपिक मटेरियल्स। तो अगर आप इसकी डेंसिटी देखेंगे तो हर मतलब आपने यहां से अगर कोई हिस्सा निकाल लिया या फिर यहां से कोई हिस्सा निकाल लिया तो इसकी जो डेंसिटी, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, इसकी जो डेंसिटी होगी और इसकी जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी। इसका अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे और इसका अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो वो सेम होगा। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो कहीं ना कहीं हमारे पास सेम रहती है। लेकिन एक होते हैं हमारे पास अनीसोट्रोपिक मटेरियल्स। ठीक है, एक होते हैं अनीसोट्रोपिक मटेरियल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा कि जो एटम्स की अलाइनमेंट होती है वो इस प्रकार से होती है कि इनकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली में वेरी करती है। अगर आप यहाँ पर डेंसिटी की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि डेंसिटी इसकी हर जगह सेम रहेगी। अगर आपने यहां से छोटा सा हिस्सा निकाल लिया और यहां से छोटा सा हिस्सा निकाल लिया, इसकी डेंसिटी अलग होगी, इसकी डेंसिटी अलग होगी। मटेरियल हमारे पास सेम है, लेकिन हो सकता है कुछ मिक्सिंग हो, कुछ हमारे पास कह सकते हैं इम्प्योरिटीज हो, जिसकी वजह से डेंसिटीज में असर हो सकता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस की बात करी है वो कहीं ना कहीं हमारे पास यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल था। लेकिन हेट्रोजीनियस अगर हम लोग बात करें, हेट्रोजीनियस मीडियम ये हमारे पास हो सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एक्चुअली में वेरी कर सकता है ना। म्यू हमारे पास यहाँ पर वेरी कर सकता है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं आती है। हमारे स्नेल्स लॉ इज स्टिल वैलिड। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके जो स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये अभी भी हमारे पास वैलिड होता है क्योंकि लॉज तो वेरी हमारे पास वेरी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हमारी थोड़ी मैथमेटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लाइट अगर आप देखें कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब आप देखना, देखो उनको वेरिएशन क्रिएट करनी है तो वो कैसे भी वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर इस प्रकार से वाई म्यू, जैसे जैसे आप वाई में जा रहे हैं, जैसे जैसे आप वाई में जा रहे हैं, म्यू इज अ फंक्शन ऑफ वाई। ये भी हो सकता है कि वाई के साथ हमारे पास चेंज कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि हमारे पास अगर आप एक मीडियम को देखें तो हमारे लिए यहाँ पर जो एक्स के साथ वेरिएशन होगा कि आपके लिए यहाँ का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे जैसे आप एक्स में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तब होगा क्या, आप अगर कोई भी लाइट रेज को यहाँ पर भेजेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी लाइट रे आई, तो क्या हमारे पास स्नेल्स लॉ लगना फेल कर जाएगा? नहीं सर, स्नेल्स लॉ तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी स्नेल्स लॉ आएगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू म्यू इनटू साइन ऑफ थीटा। अब क्या होगा, अगर मान लो ये डेंसर होता जा रहा है तो लाइट हमारे पास टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। तो लाइट हमारे पास क्या होगा, एक बेंड शेप में हमारे पास बेंड तो करेगी। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास वेरी कर रहा है, आपको स्नेल्स लॉ में पता है, स्नेल्स लॉ अगर आपको पता है तो म्यू इनटू साइन थीटा दैट इज अवर कांस्टेंट। दोनों में मैं आपको बात कर रहा हूं, म्यू इनटू साइन थीटा दैट इज अवर कांस्टेंट। तो जैसे जैसे म्यू हमारे पास वेरी करेगा
तो क्या हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो अगली बार दूसरे सरफेस पर होगा वो वेरी करेगा। तो इसकी वजह से लाइट एक सीधे रास्ते पर नहीं जाती। जैसे हम लोगों को पता है कि अगर मान लो कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता, म्यू होता, तो सर रेयर से डेंसर जाती तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती, सीधे जाती। लेकिन अब एक्चुअली में अब क्या होने वाला है कि लाइट हमारे पास कहीं ना कहीं बेंड करेगा। हो सकता है ये रेयर मीडियम जैसे ऊपर जा रहे हो वो रेयर हो रहा है, तो लाइट हमारे पास अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी रास्ता हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो दिस विल बी योर नॉर्मल। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल बना रहे हैं तो दिस विल बी योर नॉर्मल, ध्यान रखना है। अगर म्यू इज अ फंक्शन ऑफ वाई तो नॉर्मल विल बी अलोंग एक्स। नॉर्मल हमारे पास फंक्शन ऑफ वाई है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू एक्स आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल होगा। और अगर एक फंक्शन ऑफ एक्स है तो नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर टू वाई आप यहाँ पे कह सकते हैं, पैरेलल टू एक्स कह सकते हैं। तो जो भी हमारे पास लाइट यहाँ पर आकर के हिट करेगी तो आपका ये वाला एंगल होगा, हाँ सर ये वाला एंगल होगा म्यू इंटू साइन थीटा, क्योंकि म्यू वेरी करता जा रहा है। तो अब हमारे पास हो सकता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा होगा तो शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, 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 लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी। और हो सकता है अगर रेयर मीडियम हो रहा हो तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, 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 लाइट हमारे पास इस प्रकार से भी बेंड कर सकती है। और अगर हम लोग नेचर में देखें तो रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हमारे पास लाइट इसी प्रकार से ही चल रही होती है, क्योंकि हर जगह हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब बात आ रही है, कोई बच्चे कहेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कॉम्प्लिकेटेड होगा? हाँ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन यस आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीजें डेफिनेटली आराम से समझ आ जाएगी। मैंने आपको वैसे तो हमारे पास ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन 4 सवाल ये है, एक और सवाल मैं आपको बता दूंगा, फिर आराम से इसको करना। ठीक है, फंक्शन देखो कुछ भी हो सकता है, अप्रोच हमारा कहीं ना कहीं जो पहले हम लोग लगा रहे थे वही हमारे पास रहेगा। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब एट अ ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब सरफेस को टच करते हुए आना, सरफेस को टच करते हुए आना, करते हुए आना, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हुआ हमारे पास। The refractive index of the material of the slab is given as mu is equal to under root में 1 plus y। तो मैं काम करता हूं, यहां पर हमारे पास स्लैब है और इसका जो म्यू दे रखा है दैट इज अंडर रूट में 1 plus y हमारे पास। मैं आपको डायग्राम दे रहा हूं, उसी से ही आप सोचना स्टार्ट करना। ठीक है, तो y के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास वेरी होता जा रहा है, तो आप इसको क्या मान सकते हैं, अलग अलग स्लैब्स मान सकते हैं। क्यों सर मैं अलग अलग स्लैब क्यों मान सकता हूं? मैंने कहा क्योंकि हर y के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो इस प्रकार से हमारे पास स्लैब्स होंगे। ठीक है, और मैं अपना ओरिजिन, ठीक है, यहां पर मान लेता हूं दिस इज आवर ओरिजिन। ठीक है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। लाइट हमारे पास यहां कहीं हिट होती है। ठीक है, तो ये दे दिया है। इफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज d is equal to 2 meters, मान लेते हैं कि ये हमारे पास d की वैल्यू कितनी है, 2 meters। ठीक है, हमारे पास डिटरमाइन द इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी ऑफ द रे इनसाइड द स्लैब, ये किस इक्वेशन पर जा रही होगी, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द रे एक्सिट फ्रॉम द स्लैब, टेक ओरिजिन टू बी एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द रे। तो ओरिजिन आप वहीं पर मानिए जहां पर रे एंटर कर रही है। ये इस प्रकार से हमारे को बहुत लंबा सा स्लैब है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर इधर भी हमारे पास स्लैब है, यही ओरिजिन मेरे को मानना है, तो अगर मैं यहाँ पर लाइट जैसी हिट करेगी तो क्या ये हमारे पास नॉर्मल होगा? हाँ सर ये नॉर्मल होगा। जो भी लाइट हमारे पास आ रही है वो ग्रेजिंग इंसिडेंस कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं y इक्वल टू 0 की बात करूं तो y इक्वल टू 0 पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो भी ये लाइट है अगर आप देखें तो जैसे जैसे मेरा y इंक्रीज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। मतलब यहां पर आपका रेयर मीडियम है और यहां पर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ये हमारे पास डेंसर मीडियम होता जा रहा है। तो लाइट जब भी रेयर से डेंसर जाती है तो शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एक्चुअली में ये लाइट हमारे पास क्या होगी, शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ सर,
ठीक है, ये शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारे पास इस प्रकार से कहीं ना कहीं लाइट बेंड होती हुई चली जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, राइट। और अगर मेरे को कहीं पर भी नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल विल बी लाइक दिस, नॉर्मल विल बी लाइक दिस, राइट। तो किसी जनरल पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मेरे को इक्वेशन निकालनी है तो मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया है x, y। अगर मेरे को x और y का रिलेशन पता लग जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। बेसिकली आपको ये बात समझ आ रही होगी, है ना। तो अब कैसे करें सर? मैंने कहा कि ठीक है, कोई जनरल पॉइंट मान रहे हैं तो क्या मेरे पास यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते 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 यहाँ का स्नेल्स लॉ हमारे पास सेम होगा, मतलब स्नेल्स लॉ लगाया जा सकता है। तो मैं अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में स्नेल्स लॉ लगा, बी पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं, ए पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं, तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 इंटू साइन ऑफ 90, दैट इज इक्वल टू, ये किसी भी हमारे पास y हाइट पर है हमारे पास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा ये आ जाएगा। तो साइन 90 दैट इज 1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन, म्यू की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस वाई इंटू साइन ऑफ थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा मेरे पास आ गया है, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस वाई, ये आ गया, है ना, ये हमारे पास। तो सर इससे क्या फायदा होगा, मैं इक्वेशन कैसे निकालूं? मैंने कहा यार देखो, अगर मैं यहां पर, सारे बच्चे जरा नोटिस करना, आसान है, ठीक है, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बना दूं इस कर्व के लिए, ठीक है, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बना दूं इस कर्व के लिए, तो जो भी ये इक्वेशन होगी y एज द फंक्शन ऑफ x, तो ये वाला जो आपका एंगल है दिस विल बी 90 माइनस थीटा होगा, आया ना। तो स्लोप एट दैट पॉइंट अगर मैं देखूं, स्लोप एट दैट पॉइंट अगर मैं बात करूं, विच इज नथिंग बट dy by dx, तो ये हमारे पास कितना होगा बेटा? सर दिस इज tan ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू cot ऑफ थीटा। क्या आ गया? अगर मेरे पास sin थीटा पता है इन अ फंक्शन ऑफ, तो क्या मैं cot थीटा निकाल सकता हूं? हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री, या फिर आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। ये अगर मान लीजिए हमारे पास थीटा है, sin थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या आएगा? तो मैं अपना बेस निकाल सकता हूं, दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस वाई माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये सर आ गया y। तो अगर cot थीटा लगाना है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू वो बेस ओवर परपेंडिकुलर, है ना, tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस, तो y ओवर 1 हमारे पास ये आ गया। तो अगर मैं यहां पर नोटिस करूं तो दिस इज dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू हमारे पास y, हमारे पास रिलेशन आ रहा है। दोबारा एक बार समझना, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ग्रेजिंग इंसिडेंस था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री करा, y की वैल्यू 0 रखी तो म्यू भी आ गया, तो 1 इंटू साइन 90 दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा, म्यू की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस वाई एंड दिस इज साइन थीटा। यहाँ पर जितना भी हमारे पास एंगल होगा बेसिकली, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट में हमारे पास 1 प्लस वाई। अब मैं अगर ये कर्व की इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो मैं इसको ये यूज कर सकता हूं कि यार अगर इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, तो अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो ये अगर हमारे पास थीटा है तो यहाँ पर आपके लिए 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा दैट इज tan ऑफ 90 माइनस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, cot थीटा, राइट। अगर मेरे को dy और dx की वैल्यू पता लग जाएगी तो मैं वहां से इंटीग्रेट करके अपना फंक्शन बना सकता हूं। अब बात आ रही है cot थीटा कैसे निकालेंगे? मैंने कहा मेरे को sin थीटा पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में पता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस वाई पता है। तो मैं निकालना चाहूं बेस, तो बेस होएगा था हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस वाई माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 1, और ये हमारे पास चला गया। अच्छा, ये अंडर रूट में वाई आ जाए, ठीक है, ये हमारे पास अंडर रूट में ऐसा, अच्छा यहां पर हमारे पास जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, बेस की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ, ठीक है।
तो अगर हमारे पास बेस आ गया तो हम लोग कॉट थीटा निकाल सकते हैं। कॉट थीटा इज बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये अंडर रूट में y आ गया बेटा हमारे पास। मेरे को फायदा ये हुआ कि हमारे पास ये इक्वेशन, क्या मैं इसको इंटीग्रेट करके इस कर्व की इक्वेशन तक पहुंच सकता हूं? हाँ सर। तो मैंने बेसिकली dy बाय dx की बात करी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में y की पावर हाफ, तो dy डिवाइडेड बाय y की पावर हाफ दैट इज इक्वल टू dx, और इंटीग्रेट कर दिया तो इक्वेशन ही हमें मिल जाएगी। तो y की पावर माइनस हाफ इंटू dy का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, x की वैल्यू 0 थी और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये किसी जनरल x और y पर चला गया, राइट। तो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 2 अंडर रूट में y, ये आ जाएगा हमारे पास, और यहां पर आ जाएगा आपका x, ठीक है, 0 से y, 0 से x। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, 2 अंडर रूट में y इज इक्वल टू x, तो यहां से आपको रूट ऑफ y दैट इज इक्वल टू x बाय 2 मिलेगा बेटा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4, ये हमारे पास इक्वेशन मिल खत्म। ये इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। इन्होंने बोला कि हमारे पास ये किस कोऑर्डिनेट से निकलेगा, ये जो लाइट है अगर आप देखें तो ये करते 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 यहां से जब ये निकलेगी तो इसका कोऑर्डिनेट बताना, तो इसका y पता है हमें, इस पॉइंट का y इज इक्वल टू डी हमें पता है, विच इज इक्वल टू 2 मीटर। तो क्या रहा, मैं x नहीं निकाल सकता, व्हेन y इज इक्वल टू डी, ठीक है, तो हमारे पास विच इज इक्वल टू 2, तो मैं इक्वेशन में रख देता हूं 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा बेटा 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, ये हमारा आंसर खत्म। अब ये बहुत अच्छा सवाल है कि जब आप अपनी मैथमेटिक्स एंड लॉजिक को साथ में चलाते हैं। चला जाए अगले पर, फाइंड द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू कैसे वेरी कराओ, अज्यूमिंग इट टू बी द फंक्शन ऑफ y such that a ray entering the origin and grazing incidence follow a parabolic path। इस बार इन्होंने कहा है कि इक्वेशन दे दिया और म्यू का वेरिएशन बता दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्लैब है बेटा, और इसमें जो वेरिएशन हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दैट इज वेरिंग विद y, ठीक है। मैंने इसको इस प्रकार से स्लैब्स का कॉम्बिनेशन बेसिकली मान लिया, ठीक है, स्लैब्स का कॉम्बिनेशन बेसिकली मान लिया है। अब इन्होंने कहा कि म्यू का फंक्शन क्या होगा, फाइंड द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ y सो दैट रे एंटरिंग एट द ओरिजिन, यहां पर आपका रे एंटर कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस मान लिया, ये हमारे पास x एक्सिस मान लिया, ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस मान लिया, ठीक है, इट्स लाइक, ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस मान लिया। ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो मतलब अगर आपकी लाइट यहां पर आकर के ओरिजिन पर हिट हो रही है, स्लैब हमारे पास ऐसे है, तो हमारे पास नॉर्मल कैसा होगा सर, नॉर्मल ऐसा होगा, मैंने कहा बिल्कुल, और लाइट हमारे पास इस सरफेस को टच करते हुए आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास। अब जैसे जैसे लाइट जा रही है, इसका हमारे पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक पैराबोलिक पाथ में लाइट हमारे पास जा रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऐसे, ठीक है। अब अप्रोच हम लोग वैसे ही बनाएंगे, मैंने कहा यहां पर कोई मीडियम नहीं दे रखा है, तो मैं यहां पर एयर मान सकता हूं, और किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अपना नॉर्मल बनाऊंगा तो यही वाला आपका एंगल होगा थीटा, राइट। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं बेटा, स्नेल्स लॉ अगर मैं यहां पर लगा दूं, तो आप स्नेल्स लॉ क्या लगाएंगे, 1 इंटू साइन ऑफ 90, और ये किसी जनरल y पर है हमारे पास, मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, x, y पॉइंट है हमारे पास, तो y पर अगर आप देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया इंटू साइन ऑफ थीटा कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 1 बाय म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा आ गया हमारे पास, चलिए ठीक है। अब मैं किसी तरीके से यहां पर जो म्यू है उसको निकालना चाहता हूं, लेकिन अब मेरे पास बात ये आ रही है कि अगर मैं इसको यूज करूं तो किस प्रकार से यूज करूं, तो मैंने कहा यार फिर से अगर मैं यहाँ पर एक स्लोप बनाता तो ये थीटा के हिसाब से, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आएगा सर, दिस इज 90 माइनस थीटा, क्या आएगा, तो जो dy by dx होगा दैट विल बी इक्वल टू
tan ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू cot थीटा होगा। क्या मैं इस इक्वेशन का dy बाई dx निकाल सकता हूं? हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पता है, तो dy बाई dx कितना आएगा बेटा? सर दैट इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, और यही हमारे पास क्या होगा बेटा? cot थीटा हमारे पास होगा। यस, तो अब मेरे को अगर साइन थीटा cot थीटा पता है, साइन थीटा पता लगेगा, तो म्यू एज द फंक्शन ऑफ हमारे पास वो आ जाएगा। तो म्यू एज द फंक्शन ऑफ y हमें निकालना है, हम लोग निकाल सकते हैं। तो जरा यहाँ पर नोटिस करना बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लूं, ये थीटा है, cot थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 4x का स्क्वायर, है ना। ये क्या होगा बेटा? बेस ओवर परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, दैट इज 4x का स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर साइन थीटा इस ट्राइंगल से निकाल करके यहाँ रख सकता हूँ, दैट इज 1 अपॉन म्यू, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4x का स्क्वायर। तो यहां से म्यू की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 1 प्लस 4x का स्क्वायर। अब हमें एज अ फंक्शन ऑफ y चाहिए, तो हमें पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वी नो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा अंडर रूट में 1 प्लस 4y। ये इस बार हमारे पास फंक्शन बन रहा होगा, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ y। डन, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ हमारा वायलेट नहीं हो रहा है। अब आपको यहाँ पर बस स्लोप एनालिसिस यूज करनी है। अगला सवाल, a ray of light enters into a glass slab from air at an angle of 60 डिग्री। ये एयर से हमारे पास लाइट एंटर कर रही है, ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। If the refractive index is given as mu equal to a minus bt, जरा ध्यान सुनना, म्यू की वैल्यू आपको दे दी है, दैट इज a minus b into t, where a and b are constant and t is the thickness from the top। बेसिकली ये यहां से कितना नीचे जा रहा है लाइट, ये इसकी थिकनेस है। तो अगर आप देखें हमारे पास म्यू वेरी कर रहा होगा विद डेप्थ, ये हमें समझ आ गया, क्योंकि जैसे जैसे सरफेस की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी टी की वैल्यू 0 है, थिकनेस है ही नहीं, तो वहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टी इक्वल टू 0 पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके लिए ए है। और हमारे पास जैसे जैसे टी इंक्रीज करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यहाँ पर कम हो रहा है ना, क्योंकि जैसे जैसे टी बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता रहेगा। मतलब यहाँ आपका डेंसर मीडियम है ऊपर, और ये हमारे पास रेयर मीडियम की साइड लाइट हमारे पास जा। अब सवाल क्या कहता है, ठीक है, एंड टी इज थिकनेस फ्रॉम द टॉप, फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ ट्रेवल्ड बाय द रे इन द स्लैब। ये लाइट हमारे पास कितना मैक्सिमम डेप्थ तक जा सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, अब आपको ये सोचना पड़ेगा ऐसी बात क्यों हो। मान लीजिए मेरे पास ये स्लैब है, ठीक है, मेरे पास ये स्लैब है, और यहाँ पर जैसे जैसे आपकी थिकनेस बढ़ती जाएगी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी होता जाएगा। तो मैंने इनको क्या माना, एक स्लैब्स के कॉम्बिनेशंस का ऐसा जोड़ बांध दिया, ठीक है। जैसे जैसे आपकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास ऐसे वेरी होता रहेगा, ठीक है। मान लेता हूं मैं यहां से टी थिकनेस पर आ रहा हूं, जरा एक समझना, हम लोगों ने ये बात करी थी कि यहाँ डेंसर है और यहाँ पर आपका रेयरर है। लाइट जो भी हमारे पास इंसिडेंट हुई वो 60 डिग्री पर हुई है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि लाइट जो भी इंसिडेंट हुई है दैट इज एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो लाइट कभी भी डेंसर से रेयरर जाती तो क्या होता है, तो शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जानी ये लाइट इधर चाहिए थी, लेकिन सर ये लाइट यहाँ पर आने के बाद इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, कुछ ऐसा होगा, थोड़ा ऐसे बनाते हैं। ये लाइट इधर हो जाएगी, फिर 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 इधर हो जाएगी, और ये हमारे पास जाकर के कहीं ना कहीं मैक्सिमम ऐसे, हाँ यार, ये वेरी करते हुए जा रहा है। क्योंकि आप अगर नोटिस करें तो कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे ये टीआईआर की ही बात बेसिकली हो रही है, राइट। क्योंकि म्यू आपका एक कांस्टेंट नहीं है, ग्रेजुअली आपका वो हो रहा है, तो ये वेरी करते 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 यहाँ पर जाएगी, ग्रेसिंग इंसिडेंस करने लग जाएगी ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से, राइट। इसके बाद आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ नहीं सकता, इसके बाद लाइट हमारे पास कहीं ना कहीं ऊपर ही चली जाएगी। तो मैक्सिमम डेप्थ अगर मैं यहाँ पर बात करूं, टी मैक्स मैक्सिमम डेप्थ ये हमारे पास कितना हो सकता है,
इसके बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ और यहाँ पर स्नेल्स लॉ तो लगा ही सकता हूँ, है ना, यहाँ पर स्नेल्स लॉ और यहाँ पर स्नेल्स लॉ तो लगा ही सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे 1 इंटू साइन ऑफ 60, 1 नहीं है ना यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे आपने टी की वैल्यू 0 डाली तो म्यू ए था, तो a इंटू साइन ऑफ हमारे पास 60 दैट इज इक्वल टू, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा सर, म्यू इज इक्वल टू a माइनस बी टी होगा। और मैं यहाँ पे टी मैक्स कह लेता हूँ क्योंकि मुझे मैक्सिमम डेप्थ चाहिए था, तो दैट इज a माइनस बी टी मैक्स इंटू साइन ऑफ 90, राइट। हमारे पास इससे ज्यादा नीचे लाइट जा नहीं सकती, फिर टीआईआर होना ही होना है। ये टीआईआर और वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है, ठीक है। तो साइन 60 हो गया बेटा √3/2, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी टी मैक्स, और साइन 90 दैट इज 1। हमें ये चाहिए था तो मैं इसको इस साइड ले आता हूं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो बी टी मैक्स दैट विल बी इक्वल टू a माइनस a√3/2, ठीक है। तो दिस टी मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 2a माइनस a√3 डिवाइडेड बाय 2b, ये आपका मैक्सिमम डेप्थ आ रहा होगा लाइट का, खत्म। तो कई बच्चे बस ये होता है कि ये देख करके ना वेरी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, तो होगा कुछ नहीं, लाइट हमारे पास कर्व पाथ पर जा रही होगी। जो हम लोग अभी तक कंसेप्ट की बात कर रहे थे वो सेम ही। अगला सवाल, the refractive index of an anisotropic medium varies as mu is equal to mu naught into under root में x plus 1। अगर आप देखें तो हमारे पास हर x के लिए mu varies with x, varies with x, पहले y के साथ वेरी था, अब हमारे पास x के साथ वेरी है, ठीक है। फिर x की वैल्यू आपकी दे दी है 0 और a के बीच में है, ठीक है। ये हमारे पास स्लैब है बेसिकली। A ray of light is incident at the origin just along the y-axis। लाइट हमारे पास इस बार ऐसे इंसिडेंट कर रही है, जस्ट अलोंग दी y-axis एट द ओरिजिन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रे इन द मीडियम, इस बार इसकी इक्वेशन क्या होगी रे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फिर से अपना एनालाइज करते हैं कि सर ये इस बार हमारे पास स्लैब है। मैंने कहा हाँ बेटा, सर यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस होगा, राइट, और y एक्सिस होगा, राइट, और फिर यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस होगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, क्वेश्चन में दिया है कि म्यू की वैल्यू हमारे पास है दैट इज म्यू नॉट इंटू अंडर रूट में x प्लस 1, म्यू नॉट इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बेसिकली। तो सर एट x इक्वल टू 0 ओरिजिन पर बात करें तो क्या हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का? मैंने कहा नहीं, फंक्शन जब दे रखा है तो हम लोग क्या मानेंगे, तो फंक्शन में वैल्यू डालने के बाद। पिछले सवाल में सर आपने क्यों 1 माना, क्योंकि कुछ ऐसा मेंशन नहीं था, तो हम लोगों ने वही चीज मान ली, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो t इक्वल टू 0 पर वैल्यू a मानी मैंने, क्योंकि फंक्शन दे रखा था। सर यहाँ पर आपने क्यों नहीं माना ऐसा कुछ, क्योंकि हमें नहीं दे रखा तो हमें एयर ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बात आ गई। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें कि जैसे जैसे x वेरी करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास x के साथ हर x के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास अलग अलग आएगी। इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। जैसे जैसे आपका x इंक्रीज करेगा, एज x इंक्रीजेस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। दैट मींस यहां पर है आपका रेयर मीडियम और यहां पर है आपका डेंसर मीडियम, क्लियर। अब लाइट कैसे आ रही है जरा उसको भी देख लो। सर लाइट हमारे पास यहां पर इंसिडेंट हुई थी अलोंग y एक्सिस लाइक दिस, तो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 हो जाएगा, लाइट ऐसे चली जा रही है पागल इंसान। जब हमारे पास वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रकार से वेरी हो रहा है तो नॉर्मल तो तुम्हारा ये बनेगा ना, या कोई और होगा, कर देखना। इस केस में आपका नॉर्मल ये आएगा हमारे पास, खास। तो अगर आप देखिए तो दिस इज योर नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। लाइट रेयर से डेंसर जब भी जाती है तो शिफ्ट टुवर्ड द नॉर्मल, जाना इधर चाहिए था, शिफ्ट टुवर्ड द नॉर्मल, तो लाइट हमारे पास इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, शिफ्ट इधर, क्योंकि बार बार अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो ये नॉर्मल आएगा कैसे, सर इस बार नॉर्मल ऐसे आएगा, इस बार नॉर्मल ऐसे आएगा, इस बार नॉर्मल ऐसे आएगा, है ना। तो लाइट शिफ्ट टुवर्ड द नॉर्मल लाइक दिस, तो इस बार लाइट ऐसे बैठ रही है, समझ रहे हो,
इस बार हमारे पास लाइट कहीं ना कहीं इस प्रकार से बेंड करेगी। तो मैंने कोई एक जनरल पॉइंट मान लिया कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास x, ये पॉइंट है हमारे पास x, y, और लाइट जो भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो वाला एंगल लेना है हमें। मैंने यहां पर ये एंगल लिया है थीटा। कौन सा एंगल लिया है? ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि नॉर्मल के साथ हमें लेना है। तो इस बार नॉर्मल विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं तो यहां पर आएगा म्यू नॉट इंटू साइन ऑफ 90 का बिल्कुल, और किसी भी जनरल पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है म्यू नॉट इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ थीटा। तो म्यू नॉट और म्यू नॉट चला गया, साइन 90 इज 1, तो साइन थीटा अगर आप देखें तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? मैंने कहा यार स्लोप को अगर ये कोई भी y एज अ फंक्शन ऑफ x है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, हमारे पास कोई कर्व होगा भी, तो क्यों ना मैं एक चीज करूं कि मैं इसके स्लोप से एनालाइज करूं। तो जब आप इस कर्व पर स्लोप बनाएंगे तो यहां पर स्पेस नहीं है। लेट मी चेक कि अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर पाऊं। ठीक है, यहां तक कर लेते हैं। अभी इतना इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। इसको मैं यहां कर लेता हूं। ठीक है, और इसको करने के लिए तो अब लिखना ही पड़ेगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। एट एक्स इक्वल टू 0 अगर आप देखें तो म्यू की वैल्यू आ रही है बेटा म्यू नॉट, और जैसे जैसे एक्स हमारे पास बढ़ रहा है तो म्यू हमारे पास बढ़ रहा है। ये वाली बात। सर आप इसको इस साइड क्यों शिफ्ट कर रहे हो? मैंने कहा अभी तुम्हें खुद समझ आएगा, क्योंकि जब आप स्लोप की बात करेंगे, ठीक है, जब आप यहां पर स्लोप की बात करेंगे, ठीक है, मैं यहां तक कर लेता हूं। जब आप स्लोप की बात करेंगे तो यहां पर जैसे आप स्लोप बनाएंगे तो वो स्लोप तो यार कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बनेगा ना यार। जरा नोटिस करना, ये आपका स्लोप कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। रेड से भी नहीं, ग्रीन से भी नहीं, पिंक, हाँ पिंक से दिख जाएगा आपको। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास होगा। यस, तो जो एंगल आप यहां पर थीटा ले रहे थे नॉर्मल के साथ, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं, तो वहां थीटा होगा, तो क्या यहां पर थीटा होगा? हाँ। तो पिछली बार dy बाय dx जब आप कर रहे थे तो dy बाय dx इस बार यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। पिछली बार cot थीटा आ रहा था, यहां पर इस बार tan थीटा आ जाएगा, क्योंकि यही वाला जो आपका एंगल यहां पर जो आप थीटा ले रहे हो, यही वाला एंगल यहां है, एंड किसी भी कर्व के लिए यही आपके लिए स्लोप होता है tan थीटा। ठीक है, तो मेरे पास साइन थीटा आ गया, तो क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूं? यस, साइन थीटा अगर आप देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये होता है। अब मुझे tan थीटा चाहिए तो बेस चाहिए होगा, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं इसका अंडर रूट में इसका स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एक्स माइनस इसका स्क्वायर दैट इज 1, तो ये आपका रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या आएगा बेटा? हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं dy इज इक्वल टू हमारे पास dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स, ये लिख देते हैं रूट ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेट आप लोग कर लीजिएगा, तो ये y आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 2 रूट ऑफ एक्स इस प्रकार से। ठीक है, 0 से x आप लिमिट लगा लेना बेटा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 रूट एक्स का हमारे पास क्या आएगा? इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो कैसा भी वेरिएशन अलोंग x हो अलोंग y हो, सर रैंडम होता भाई, अब वो तो जैसा फंक्शन वो बनाएंगे, वैसे इतने चांसेस नहीं है। या तो आपका वेरिएशन अलोंग x हो सकता है, या तो आपका वेरिएशन अलोंग y हो सकता है। हमारे पास एक क्वेश्चन मेरे को और याद आ रहा है, उसको भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर है, इट्स लाइक दिस। ये भी अच्छा सवाल है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है बेटा? एक लिक्विड को भर दिया है। ठीक है, लिक्विड को हम लोगों ने h हाइट तक यहां पर भर दिया है। ठीक है, अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्चुअली में वेरी कर रहा है।
म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एच। समझ रहे हो, हमारे पास यहां पर लिक्विड इस प्रकार से भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पर ऑब्जर्वर इधर है, यहां पर हमारे पास ऑब्जर्वर इस तरीके से है, और टॉप पॉइंट से अगर आप वाइट डेप्थ पर आते हो, इस वाले पॉइंट पर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वेरी, ये एनिसोट्रोपिक मीडियम है, एनिसोट्रोपिक आपका मीडियम है। जैसे अगर आप y की वैल्यू 0 डालेंगे तो म्यू की वैल्यू 1 आ रही है। जैसे जैसे आपका y बढ़ेगा तो ये डेंसर होता जा रहा है, ये रेयर है इस साइड और ये हमारे पास डेंसर है। अब सवाल क्या है, अगर मान लो कि हमारे पास ये जो बेस का पॉइंट है, बेस अगर कोई ऊपर से देखेगा, व्हाट विल बी द एपरेंट डेप्थ, व्हाट विल बी एपरेंट डेप्थ ऑफ द कंटेनर, एपरेंट डेप्थ ऑफ कंटेनर। ये अब आपका सवाल है। अब ये सवाल देखने के बाद जनरली अगर मैं डिस्कस नहीं करूं तो जो नॉर्मली बच्चा कहेगा सर आपने ऐसी चीजें कराई नहीं, मैंने करा दी है बेटा, लेकिन अब बात यह है कि तू कंसेप्ट को कितना ध्यान से सुनता है, ठीक है। क्या तेरे को ये बात समझ आ गई है कि यार हमारे पास जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं, अब इस बार वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल है, हमें क्या पता है, व्हाट वी नो, जरा ध्यान से सुनना, वी नो, फिर इस सवाल को करेंगे। अब तुम बोलोगे सर हमें नहीं पता है, पता तो है, लेकिन अब आप मान लो कि मेरे पास एक स्लैब है जिसका थिकनेस है हमारे पास टी, जिसका थिकनेस है टी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो मैंने कहा कि कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जब आप यहां से इसको देखोगे तो एक्चुअली में रे डायग्राम में जो भी रेज आ रही है अवे हो जाएंगी, ये इमेज आपको यहां कहीं दिखाई देगी, इमेज आपको यहां कहीं दिखाई देगी। जो आपका डी एपरेंट होगा वो ये वाला है और ये होता है शिफ्ट। तो डी एपरेंट का हमें फॉर्मूला पता है सर, दैट डी एपरेंट इज नथिंग बट डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू से डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा। अब जरा यहां पर नोटिस करना, क्यों ना मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को स्लैब्स का कॉम्बिनेशन ले लूं। जैसे मान लो एक स्लैब ये ले लिया, एक स्लैब ये ले लिया, बहुत पतले पतले स्लैब्स की बात कर लूं कि यार इस सवाल को करने के लिए अगर मैं यहां पर स्लैब्स का कॉम्बिनेशन मान लूं तो आप ये समझिए कि सभी स्लैब अपनी अपनी इंडिविजुअल शिफ्ट्स करेंगे। याद करो मैंने कहा था स्लैब का काम शिफ्टिंग का है, हाँ अबू ऑफ दी स्लैब्स को अगर हम लोग छोड़ दें तो उसका काम शिफ्टिंग का है, और हर कोई अपनी अपनी एक शिफ्ट तैयार रखता है जिसका शिफ्ट का वैल्यू होता है म्यू पर डिपेंडेंट। तो क्यों ना मैं ऐसा मान लूं कि इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास स्लैब्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्लैब हैं, तो अगर y डिस्टेंस पर जाकर के एक स्लैब में मान लेता हूं dy थिकनेस का, फिर ये तो बहुत मोटा है लेकिन छोटा सा बनाना के लिए तुम्हें दिखेगा नहीं, ये है, तो इसकी वजह से एपरेंट डेप्थ क्या होगा, डी एपरेंट, ठीक है, एपरेंट डेप्थ लिख देता हूं, एपरेंट डेप्थ, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल स्लैब, ड्यू टू स्मॉल स्लैब ऑफ थिकनेस dy। तो क्योंकि डेप्थ को भी हम लोग डी से डिनोट करते हैं, अब स्मॉल डी लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं डी एच मान लू, या इसमें भी यहां पर एच आ रहा है, डी हमारे पास क्या माने, डेप्थ को हम लोग डी से डिनोट करेंगे तो डी डी हो जाएगा, अजीब लगेगा। डी एच यहां पर है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे लिए डी, क्या माने ए लिखूंगा तो अजीब सा लगेगा, डी ए क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, एफ लिखूंगा तो फोकल लेंथ लगेगा, जी एच, हाँ टी ले लेते हैं, ये सही है सर। टाइम आ गया, हट टाइम आ गया, ठीक है। द एपरेंट डेप्थ ड्यू टू स्मॉल स्लैब ऑफ थिकनेस dy इज dt, मान लेते हैं, लिख दिया यहां पर। तो ये जो dt होगा दैट इज सर d एक्चुअल, दैट इज dy। ध्यान से देख इस फॉर्मूले को, जो एपरेंट डेप्थ आएगा यहां पे dt दैट इज एक्चुअल डेप्थ dy डिवाइडेड बाय इसका जो म्यू है दैट इज म्यू, तो ये आ जाएगा बेटा dt इज इक्वल टू dy डिवाइड बाय 1 प्लस y बाय h, दैट इज dt इज इक्वल टू h dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस y। अगर मेरे को सारे स्लैब्स की वजह से एपरेंट डेप्थ निकालना है, याद करिए सवाल भी कराया था कि हमारे पास एक लिक्विड का लेयर ये है, एक ये है, कोई 2.5 था, एक 1.5 था, कुछ ऐसा था हमारे पास,
ठीक है। तो टोटल डेप्थ हमें एपरेंट डेप्थ बताना था, मैंने कहा दोनों की इंडिविजुअल डेप्थ को जोड़ दीजिए, d1 बाई म्यू1 प्लस d2 बाई म्यू2। अब उस लॉजिक को अगर आपने पकड़ रखा है तो अगर म्यू वेरी करेगा तो हमें इंटीग्रेशन करना, नहीं तो समेशन कर रहे थे आप, है ना। तो मैंने कहा कि अगर मेरे को टोटल एपरेंट डेप्थ चाहिए, टोटल एपरेंट डेप्थ जो इस कंटेनर की आएगी, दैट इज सर इंटीग्रेशन ऑफ dt से निकाल सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटू एच अपॉन 1 प्लस वाई। तो y की वैल्यू सर 0 से लेकर के टोटल डेप्थ तक चले जाओ, आंसर आ जाएगा। हो गया सवाल हमारे पास। तो यहां पर इंटीग्रेशन से h को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस वाई, ठीक है, हमारे पास यही आएगा, है ना। y की वैल्यू 0 से जाएंगे हम लोग, ln y हमारे पास आएगा log 1, चलो सिर्फ 0 हो जाएगा हमारे पास, और ये 0 से h तक चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा बेटा h ln हमारे पास 1 प्लस 0 माइनस हमारे पास ln 1 प्लस, हाँ ये 1 प्लस h आएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास डेप्थ कितना है h, ठीक है। h की बात करें म्यू की वैल्यू 2 जा रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, और log 1 इज 0, तो ये आ जाएगा h माइनस ऑफ ln 1 प्लस h। कुछ गड़बड़ क्यों हो रही है यहां पर, कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे पास। अगर हम लोग एपरेंट डेप्थ की बात करें यहां पर तो दैट इज dy डिवाइड बाय 1 प्लस वाई बाय एच। आई थिंक यही फंक्शन था हमारे पास उस क्वेश्चन में, 1 प्लस वाई बाय एच, तो ये h, अच्छा यहां पर भी h होगा, ठीक है, यहां पर भी आपका h होगा, h प्लस वाई, ठीक है, यहां पर भी आपका h होगा, ठीक है, h प्लस वाई, तो ये आपका आ जाएगा h प्लस वाई, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप अपर लिमिट डालेंगे बेटा तो ये क्या आएगा हमारे पास h इंटू, सर अपर लिमिट डालेंगे, अच्छा उल्टा भी डाला था मैंने, तो हमारे पास सर h प्लस h माइनस ln ऑफ h, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा h इंटू ln ऑफ 2h माइनस है तो डिवाइड बाय h हमारे पास, तो h ln 2, ये आपकी टोटल एपरेंट डेप्थ आ रही है, टोटल एपरेंट डेप्थ हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो आपका देखिए वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये जेईई मेंस में तो नहीं पूछे जाते नॉर्मली, अगर आप अपने पीवाईक्यूज को भी देखेंगे, लेकिन यस दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस। तो यहां तक हम लोग आज के लेक्चर को रखते हैं, ठीक है, और इसमें जो भी चीजें बात करिए, सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात करिए, ये पूरा लेक्चर आपके लिए जेईई एडवांस के लिए ही है, क्योंकि पीवाईक्यूज बात करें, फिर सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात करी, वो भी आपके कॉम्पिटिटिव के लिए ही है, जेईई मेंस में भी आ रखे हैं एक आध सवाल, लेकिन आप उनको ट्राई कर सकते हैं, आसान है। और फिर उसके बाद आपका वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब आपके पास दो चीजें और बच जाती हैं, एक पहली चीज बचती है प्रिज्म, दैट इज अ स्मॉल पार्ट, उसको मैं अलग से रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है। आज के ही हमारे पास टाइम है, देखते कितना रिकॉर्ड हो पाता है। अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो पाया तो मैं रिकॉर्ड करता हूं, नहीं तो मैं देखता हूं कि पिछले साल में कहीं पर अगर अच्छे से लेक्चर मिल जाता है, एक ही लेक्चर में मिल जाता है, डिवाइडेड नहीं है, तो मैं वो वाला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डेरिवेशंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन वाला पार्ट भी, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आप अपने पीवाईक्यूज से भी मैच कर सकते हैं, ऐसे नहीं बहुत सारे पीवाईक्यूज हो, लेकिन ये थोड़े बहुत पीवाईक्यूज है जो फॉर्मूला बेस आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और हमारे पास मचाते रहिए।